सीमित दायरे में मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का कारोबार और बचा है आखिरी 1.5 घंटा। बढ़ाएंगे मजबूती और या फिर आएगी कल की तरह हल्की मुनाफा वसूली? कैसा रहेगा ट्रेड और क्या करें आप कल के एक्सपायरी की तैयारी? ये है हमारा आज का खास फोकस। आइए फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आखिरी 1.5 घंटे में कल की एक्सपायरी से पहले मजबूत एक्शन का है अनुमान। देखते हैं किस तरह का बाजार का मूवमेंट रहेगा। सर, उससे पहले बताइए कि इस समय बाजार की बड़ी बातें क्या है? सीमित दायरे में कारोबार होता दिख रहा है। दीप 11,500 के आसपास ही निफ्टी वक्त बिताता हुआ, न ज़्यादा ऊपर जाना है न ज़्यादा नीचे। मजे की बात है कि कल के हाई को 11,525 को हमने पार नहीं किया है और न ही कल के लो को तोड़ा है। 11,423 का जो लो था अभी 11,461 का लो है, यानी कि मुश्किल से 50 पॉइंट की रेंज में हुआ है ट्रेड। और हम सुबह भी यही बात कर रहे थे कि इंडेक्स आपको रेंज बाउंड हो जाएगा और ट्रेड करने का मौका मिलेगा नहीं, अनलेस कि आप एकदम टॉप और एकदम बॉटम पर आप ट्रेड करो, तब भी मुश्किल से 30-40 पॉइंट मिलेंगे। एग्जैक्टली निफ्टी ने वही किया है। यही वजह कि आज आपको सुबह खुलते ही 9 बजे भी हमने कोई ट्रेड नहीं दिया और दिन में भी नहीं। ट्रेड जब बनता नहीं तो कैसे करेंगे? अब आखिरी 1.5 घंटे में बनेगा तो बताएंगे जरूर। बैंक निफ्टी भी देखिए बहुत छोटे दायरे में 23,323 नीचे का लेवल है और 23,100 के आसपास, यानी कि मुश्किल से 200 पॉइंट की रेंज भी नहीं है और वो भी छोटी सी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त 23,300 के आसपास। तो कुल मिलाकर जो बाजार के लेवल्स हैं वो साफ तौर पर मजबूती के जरूर है, लेकिन खुलने के बाद की रेंज बहुत छोटी है। यह बाजार का अब तक का एक्शन है। ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी है। जो खबर आई कल वित्त मंत्री जी ने कहा कि जीएसटी कम करने के बारे में सोच रहे हैं टू व्हीलर्स पर, और टू व्हीलर्स आज ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कि मतलब ऑटो स्टॉक्स ना हो, एविएशन स्टॉक्स हो, उड़ रहे हैं बिल्कुल तेजी के साथ। और यही वजह ऑटो इंडेक्स 1.5% मजबूत है। एफएमसीजी और फार्मा शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग है। यूरोप 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे कारोबार करते हुए सुबह से हल्के लाल निशान में डाउ फ्यूचर्स है। अभी 20-22-25 पॉइंट नीचे है, तो हल्के लाल निशान में डाउ फ्यूचर्स है। बाकी मिले जुलाई से कारोबार आज आपको पूरे भर दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिलेगा। जी दी बिल्कुल अनिल जी, तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सर निफ्टी तो रेंज में है, हालांकि अब वापस 50 अंकों की तेजी दिख रही है स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी लगातार चौथे पांचवें दिन आउट परफॉर्म भी कर रहा है। अब क्या फाइनली निफ्टी में भी थोड़ा रोटेशन दिखेगा सर? बैंक्स तो अच्छा कर रहे हैं, पर जो बाकी के निफ्टी कंपोनेंट्स है क्या वहां पर एक्शन आते हुए दिखेगा या अभी भी लीड बैंक्स के साथ ही दिख रही है? देखिए दीप, इस बात की पूरी संभावना दिख रही है कि बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने की पूरी तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जोर लगा रहा है। और दिन के हाई पॉइंट पर आखिरी 1.5 घंटे की शुरुआत करते वक्त अगर बाजार आता है तो ये आपको ताकत का अंदाजा तो दे ही रहा है। 11,500, 11,550, 11,535 पकड़ लीजिए, ये कंजेशन जोन है। एक बार जरा इस जोन के बाहर निकल जाए ना तो फिर मजा है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली काफ़ी मजबूत है और 23,425, 23,425 की तरफ 23,425, 23,525 की तरफ बैंक निफ्टी जाने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि तेजी की तैयारी तो है ही, बस एक ट्रिगर चाहिए। थोड़ी सी देर देखते हैं, मैं तब तक डेटा भी विश्लेषण कर लूँ कि डेटा किस तरह के बनते हुए दिखे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि वाकई में अब यहाँ से और तेजी की कितनी संभावना, कितनी जगह बनती हुई दिख रही है। लेकिन उससे पहले भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल और वक्त है उनके लिए बिगुल का। आइए देख लेते हैं भसीन के हसीन शेयर। स्वागत है सर आपका। बताएं सर, पहले तो आपके अपने पसंदीदा स्टॉक्स और साथ ही अपडेट्स भी जो रिकमेंडेशन आप दे चुके हैं, उसके बाद मैं आपसे नई पिक्स लेता हूं। जी सर। तो अनिल जी, 2-3 दिन में जो आपको दिए लॉन्ग पे भी वो भी चल गए, शॉर्ट पे भी चल गए। हैवेल्स, इंडसइंड, चौक, कुचोला फाइनेंस, आरईसी, पीएफसी सब टारगेट हिट हो गए। सुबह आपको ओएनजीसी दिया था वो आउट परफॉर्म कर रहा है। एक्सिस बैंक ने ऑलमोस्ट 65 रुपये हो गया और शॉर्ट साइड पे एलएनटी, रिलायंस दोनों चल गए। अब आपके लिए 2 बाय और 1 सेल है। आप कहे तो मैं शुरू करूं सर? जी सर बताएं प्लीज। तो बैंक्स में स्ट्रेंथ है सर, और यहाँ पे मुझे अब सबसे दिग्गज शेयर जो अभी रिसेंटली इंडक्ट हुआ है निफ्टी में, वो बहुत पसंद आ रहा है। वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, बट इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। 838 रुपए का भाव है एसबीआई लाइफ। इसमें 823, 824 का स्टॉप लॉस रखिए, 875 का पहला टारगेट और 900 का दूसरा टारगेट। दूसरा बाय है सर अपोलो टायर। अपोलो टायर 31 रुपए का भाव है, 30.5-31।
इसमें 27.5 का स्टॉप लॉस रखिए, 150 का टारगेट। इसमें एक तो क्रीपिंग एक्विजिशन की है, प्रमोटर ने शेयर बढ़ाया है, और आप देख ही रहे हो ऑटोज में कितनी स्ट्रेंथ है। तो अपोलो टायर वुड बी अ डेफिनेट बेनिफिशियरी ऑफ बोथ द सीवी साइकिल एंड द पैसेंजर कार। और तीसरा यहाँ पे सेल है मारुति, 7050 से 7060 आज का स्टॉप लॉस है 7136, टारगेट होएगा सर 6920। ओके, 6920, 7130, 7130 स्टॉप लॉस है, राइट मारुति का सर? यस, 7136 जो आज का है वो स्टॉप लॉस है, और 6920 का टारगेट। ओके ओके, तो 2 बाय 1 सेल। एसबीआई लाइफ निफ्टी का नया खिलाड़ी 838 के आसपास खरीदिए, 838 के आसपास, 824 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट 875 और 900, 875 900 के टारगेट। दूसरा खरीदारी कीजिए अपोलो टायर, लगातार अपोलो टायर में प्रोमोटर्स खरीदारी करते हुए दिखे। 130.50 131 के आसपास एंट्री लेवल है, 127.50 127.5 का स्टॉप लॉस, 150 का टारगेट। मारुति शॉर्ट करना है, एकमात्र शॉर्ट ये है बसिन साहब की लिस्ट में, जिसे 7050 60 के आसपास शॉर्ट कीजिए। 7136 7136 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, 6920 6920 का टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया बसिन साहब, ये सारी पिक्स हमें देने के लिए। 45 मिनट बाद आपसे फिर होगी मुलाकात, और तब हम आपसे लेंगे आपके बेहतरीन पिक्स भी। तो ये है इस वक्त का आपके लिए बड़ा काम। आइए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आने की तैयारी में शो की शुरुआत करें, उससे पहले आइए हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नई दिल्ली से, लेते हैं उनसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। चेतन बताइए, क्या है बड़ी खबर आपके पास? फर्टिलाइजर कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे खबर आती है, जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि हाल ही फिलहाल में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी जीएसएफसी जो कंपनी है उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है नेपाल के एक्सपोर्ट के लिए। 3000 मेट्रिक टन ऑफ अमोनियम सल्फेट और 11500 मेट्रिक टन अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट को नेपाल भेजने की अनुमति या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो कंपनी को मिल चुका है भारत सरकार से। क्योंकि जो भी ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं वो यूजुअली विदाउट टेंडरिंग होते हैं, क्योंकि इंडिया नेपाल में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रीटी है जो बहुत सालों से चलती आ रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो विदाउट टेंडरिंग या फिर लेस टेंडरिंग या फिर बहुत इजी रिस्ट्रिक्शंस के बेस के अंदर होता है। तो इसके चलते काफी ज्यादा फायदा होता है इंडियन कंपनीज को। तो ये 3500 मेट्रिक टन अमोनियम सल्फेट और 11500 मेट्रिक टन अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट का जो प्रोसेस रहेगा, जो एक्सपोर्ट रहेगा इंडिया से नेपाल का, उसमें टेंडरिंग प्रोसेस को यूजुअली बाईपास करा जा सकता है, क्योंकि ट्रीटी है, और अगर ट्रीटी है भी और जो भी एक्सपोर्ट जाएगा उसको बहुत ड्यूटी कम देनी पड़ेगी। और अगर मैं जो ऑर्डर है मेरे पास एक्सक्लूसिवली जो मैंने एक्सेस किया अपने सोर्सेज से, वो ये बताता है कि अगर की +-15% की जो क्वांटिटी है उसमें आ सकती है जब डिलीवरी जाएगा। और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी को सारे बिल्स जो होंगे वो ट्रक या ट्रेन टैरिफ रिसीट्स होंगी वो सबमिट करनी पड़ेगी भारत सरकार को, तभी जाकर आगे जाके ये प्रोसेस और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी अहम खबर आती हुई गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी के लिए, क्योंकि 3500 मेट्रिक टन अमोनियम सल्फेट और 11500 मेट्रिक टन अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल रहा है। क्योंकि ये 2009 से 1 लाख टन बेसिकली ट्रीटी की अनाउंसमेंट हुई थी, 15-16 में रुक गई थी, लेकिन 17-18 18-19 से ये ट्रीटी दोबारा चलनी शुरू हुई है। तो बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आते हुए मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि जीएसएफसी को ऐसे ऑर्डर्स नेपाल से मिलने की और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। ओके, नेपाल से कुछ बड़े ऑर्डर्स जीएसएफसी को मिलते हुए, और इन बड़े ऑर्डर्स के दम पर ये स्टॉक बड़ी तेजी दिखाता हुआ जीएनएफसी, ऑलरेडी ये स्टॉक पिछले 2-3 दिनों में तेजी से भागा है, और अब जीएसएफसी के लिए बड़े ऑर्डर्स की खबर मजबूती से आगे बढ़ाती हुई आपको नजर आएगी। कुणाल जी देखिए इसके चार्ट्स और बताइए कितनी और तेजी जीएसएफसी में हो सकती है। अनिल जी देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। बड़ा वॉल्यूम बना था, कल भी बहुत अच्छा वॉल्यूम था, आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही दमदार 30-40 लाख शेयर्स का कारोबार एनएससी पर हुआ है, तो बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है। मुझे लगता है कि अनिल जी यहाँ पर 80 रुपए के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। पहला रेजिस्टेंस 80 पर और दूसरा रेजिस्टेंस 86 रुपए पर दिखता है, तो यहां से काफी बड़ा अपसाइड मुमकिन है। जिनके पास भी निवेश है बिल्कुल निवेशित रहें। 70 रुपए का अमेंडेड स्टॉप लॉस रखें और ऊपर 80 तक की जगह बिल्कुल चार्ट पर दिखती है, तो 80 के टारगेट से निवेशित रहना चाहिए।
डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का। देखिए स्टॉक को 7-7.5% ऊपर है और भी तेजी आगे जाकर आ सकती है। अच्छा फंडामेंटल ट्रिगर है कंपनी के लिए। पर चलिए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जान लेते हैं कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं जिन पर बाजार की नजर है आने वाले कुछ दिनों के लिए। मानसी हमारे साथ तैयार है और साथ ही संदीप हमें बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में है। मानसी आपसे शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से इवेंट्स पर नजर है। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। कई सारे इवेंट्स हैं। शुरुआत नतीजों से आज वायदा बाजार में आईजीएल के नंबर्स आने वाले हैं, साथ ही जिलेट और जीएमडीसी कैश स्पेस के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा साटिन क्रेडिट के राइट्स इशू आज बंद होने जा रहा है। एजीएम, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूबीएल, कैनफिन होम्स, 3M इंडिया, बिरला सॉफ्ट के होने जा रहे हैं। कल की अगर बात करें, अगस्त सीरीज की एक्सपायरी होगी। सेंचुरी टेक्सटाइल, इक्विटास होल्डिंग, उज्जीवन फाइनेंशियल का वायदा बाजार में आखिरी दिन होगा और 28 अगस्त 2020 से ये बदलाव जो है वो लागू होते हुए दिखेंगे। कल ही के दिन जीएसटी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर काफ़ी सारी खबरें हैं और इसी बैठक पर हमारा फोकस रहेगा और इससे जुड़ी तमाम जानकारी वक्त वक्त पर देते रहेंगे। आरबीआई का 10,000 करोड़ के ओएमओ का पहला चरण कल खुलेगा। 10,000 करोड़ का दूसरा चरण 3 सितंबर को खुलने जा रहा है। कुल रकम 20,000 करोड़ की है ओएमओ की, जिसका पहला चरण 10,000 करोड़ का कल खुलने जा रहा है। उठापटक को काबू करने के लिए सेबी के कदमों का आखिरी दिन है कल। एजीएम्स की अगर बात करें, सन फार्मा, कैडिला, सिप्ला की एजीएम कल होने जा रही है। साथ ही जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस पर भी नजर है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़े देशों के सेंट्रल बैंक प्रमुख इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इकोनॉमी पर बातचीत होगी और पहले दिन यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल अपना भाषण देंगे, तो इस पर भी नजर रहेगी। अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स कल ही के दिन आप देखिए यहाँ पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने जा रही है, जहां पर डीलिस्टिंग को लेकर कंपनी का बोर्ड सोच विचार करेगा। प्रमोटर के पास 70% हिस्सा है, पब्लिक के पास 30% हिस्सा खरीदने का प्रस्ताव, जिस पर इस बैठक में सोच विचार किया जाएगा। नतीजों की अगर बात करें, वायदा बाजार में कल एनएमडीसी और जीएमआर इंफ्रा के नंबर्स आते दिखेंगे। इसके अलावा शुक्रवार के दिन एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस बोर्ड बैठक में डीलिस्टिंग पर कंपनी का बोर्ड सोच विचार करेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के बायबैक की रिकॉर्ड डेट भी होगी शुक्रवार का दिन। हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज का ओपन ऑफर इस दिन बंद होने जा रहा है। इंडिया बुल्स वेंचर्स 28 अगस्त को यानी कि शुक्रवार के दिन बोर्ड बैठक करेंगे। इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी। कैंटरबिल रिटेल FY20 के लिए डिविडेंड पर 28 अगस्त के दिन बोर्ड बैठक करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक और बिरला टायर्स दोनों ही कंपनियों की फंड रेजिंग को लेकर बोर्ड बैठक होगी। साथ ही एजीएम जेके लक्ष्मी, मन्नापुरम फाइनेंस, क्रिसिल, टाटा कम्युनिकेशन, मैरिको राइट्स जैसी कंपनियों की होगी। और नतीजों के लिहाज से शुक्रवार के दिन कैश स्पेस की एक लंबी लिस्ट है, जिसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे, जिन पर हमारी नजर रहेगी। भरपूर एक्शन है, आने वाले कुछ दिनों में नजर रखेंगे। साथ ही चलिए जान लेते हैं संदीप के साथ कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर आज एक्शन में है। गुड आफ्टरनून संदीप, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले एफएल इंडिया, इसमें एक ऑर्डर विन की खबर आई है। $10 लाख का ये ऑर्डर इनके हाथ लगा है। हालांकि आप कहेंगे कि ये जो ऑर्डर की वैल्यू वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सिंगापुर के मार्केट जहां ये पहले भी ऑपरेट करते हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस ऑर्डर इनके लिए माना जाएगा। वेदांता, मद्रास हाईकोर्ट को जब फैसला आया था इनका जो कॉपर प्लांट है उसको बंद करने की, जो दोबारा मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसके खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। BHEL, यहाँ पे खबरें निकल के आ रही हैं कि लीज लैंड मामले के कारण FY21 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें हिस्सा बिक्री संभव नज़र नहीं आती है, क्योंकि कई सारे ऐसे राज्य जहाँ से देरी हो रही है मंजूरियाँ मिलने में लीज लैंड एग्रीमेंट्स की जहाँ तक बात है, तो उस वजह से BHEL में हो सकता है कि इस साल विनिवेश ना होता हुआ दिखे। ट्राई की ओर से जो आंकड़े आए हैं, जिसमें टेलीकॉम स्टॉक्स पे अगर आप नज़र डालें तो भारतीय एयरटेल मई महीने के जो आंकड़े आए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो करीब 47.5 लाख ग्राहक इनके कम हुए हैं। और अगर आप जियो की बात करें तो करीब 36 लाख ऐसे ग्राहक हैं जो कि इनके जुड़ते हुए दिखे हैं। और वोडाफोन के केस में भी देखिए 47 लाख से ज़्यादा ग्राहक इनके कम होते हुए दिखे हैं। कुल सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखें ओवरऑल इंडस्ट्री का, तो मंथन मंथ उसमें आधे % की गिरावट हुई है। अब 114 करोड़ ग्राहक आपको पूरे भारत में नजर आएंगे मई अंत तक की जहाँ तक बात है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरेस्ट वेवर केस है, मॉरिटोरियम वाला जो मामला है, उस पर सुनवाई हुई थी सुबह, और उसमें ये मामला निकल के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि ये जो पूरा मामला है उसमें आप एक हलफनामा दायर करें और उसमें आप बताएं कि आपका स्टैंड क्या है, आपका जो पक्ष है उसे साफ करें। और अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 1 सितंबर को होगी, तो बैंकों के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में कुछ ब्लॉक डील्स की बात करें तो CG पावर में आज 2.25 करोड़ शेयरों के बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं। कई बड़े सौदे हुए हैं ये, जिसमें करीब 4% माफ कीजिए जो हिस्सेदारी वो इसमें बदलती हुई दिखी है। और ITC में भी 10.25 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। भाव था 194 रुपये 25 पैसे का।
ओके, नज़र रखते हैं इन सभी स्टॉक्स पर। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ हैं, वागले साहब हमारे साथ हैं, किरण जी भी हैं और साथ ही आशु सर भी हैं। आशु जी, आपसे शुरुआत करते हैं सर। जय ठक्कर भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बताइए सर, किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? एक्सपायरी से पहले एक दिन कंसोलिडेशन चल रहा है, कल भी थोड़ा कंसोलिडेशन रहा। जो बैंक्स की आउट परफॉर्मेंस है वो अभी भी आते हुए दिख रही है। आप किस तरह के लेवल्स पर नजर रखेंगे एक्सपायरी के लिए? यस दीपांशु, ये जो बैंक्स की आउट परफॉर्मेंस है मुझे लगता है ये कल तक कंटिन्यू रहेगी। एंड सबसे बड़ी अच्छी चीज़ दीपांशु, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ इस एक्सपायरी में जो कल खत्म हो रही है इस मंथ में देखी गई है कि बहुत अच्छे तरीके से सेक्टोरल चर्निंग हुई है और कंटिन्यूसली हुई है। जैसे वो एक रिले रेस होती है ना, एक ने दूसरे को बैटन दिया, दूसरे ने तीसरे को बैटन दिया, उस तरह से इस बार मतलब पूरा सेक्टोरल चर्न हुआ है। और जो बैंकिंग जो सबसे लेगार्ड सेक्टर था, जिस तरह से जिस टॉप एंड पे आके खड़ा हो गया है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि कल का दिन सिलेक्टेड बैंक्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एंड नेमली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, ये पर्टिकुलरली इवन आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, दीपांशु आप देखिए ये सब मतलब टॉप एंड पे आके खड़े हो गए इसके। तो देर जितने भी बायर थे, आई थिंक दे आर सेटिस्फाइड। इस वक्त सेलर्स ही ट्रैप्ड होंगे। तो एक शॉर्ट कवरिंग बाउट है, इवन इफ नॉट इन इंडेक्स, हो सकता है कि कोई स्टॉक ऊपर नीचे कर ले। इंडेक्स में कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्री इंडेक्स में मैं भी आपको एक बियर स्प्रेड दूंगा, लेकिन जो बैंक्स हैं वो अभी भी बहुत पॉजिटिव लगते हैं। एंड टुमारो देयर कैन बी ए स्पर्ट, जो कि दीपांशु कई बार आपने सुना होगा मेरे को, जब हम कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पूरे स्टॉक्स इस एक्सपायरी में सेल लग सकती है। बट मुझे लगता है कि बैंक्स बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ मतलब इन्फ्लेक्शन पे खड़े हुए हैं और यहाँ से लेड बाय स्टेट बैंक एंड बहुत सारे बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। नजर रखते हैं बैंक्स पर। और फाइनली स्टेट बैंक से थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, आउट परफॉर्म कर रहा है कुछ बैंक्स को, तो देखते हैं वो कंटिन्यू होगा कि नहीं। आपकी स्ट्रैटेजी भी लेंगे सर, पर कुछ कॉल्स आने की तैयारी में है। तो सबसे पहले आप बिगुल बजाते हैं राकेश जी, कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, स्पेशल कॉल है क्योंकि स्पेशल ब्रेकआउट है। 3 वीक्स के कंसोलिडेशन के बाद महिंद्रा फाइनेंस ने, M&M फाइनेंस ने एक ब्रेकआउट दिया है और इस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक एक अच्छी खासी रैली दिखाने का दमखम रखता है, तो इसको खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक स्पेशल ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है M&M फाइनेंस में। एक स्पेशल इंडिकेटर के जरिए इस कॉल को हमने निकाला है। एक ब्रेकआउट आया है 141 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। L&T फाइनेंस होल्डिंग में बड़ी तेजी बनी है। NBFCs वापस से फेवर में है और M&M फाइनेंस में जो ब्रेकआउट है इस स्टॉक को 155-156 के लेवल्स तक ऊपर ले जा सकता है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। 140.5 पर 140 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 149.5, दूसरा टारगेट 152 का 152 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है, जिसके लिए M&M फाइनेंस में हमारी खरीदारी की राय। M&M फाइनेंस नजर रखे, यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। आइए अब बिगुल बजाते हैं जय के लिए उनकी कॉल का। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। सितंबर सीरीज का एक बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कॉल ऑप्शन का, और ये है, इनफैक्ट आशु जी ने तो सारी बैंक्स का नाम दे दिया, बट एक बैंक मेरे ख्याल से उन्होंने नाम दे दिया तो मैं पकड़ लेता हूँ, वो है कोटक बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में सितंबर सीरीज का 1440 का कॉल ऑप्शन दीपांशु खरीदना है। 47 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी, इसे खरीदना है। इसमें मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे करीब 34 रुपए 60 पैसे का। 34.60 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 47 पे खरीद रहे, 34.60 का स्टॉप लॉस। एंड ऊपर में जो पहला टारगेट दीप बनकर आ रहा है वो है 61 रुपया और दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 72.40। 72.40, 61, ये दो टारगेट्स ऊपर की तरफ बन रहे हैं। एंड नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा देंगे 34.60 का। कंसोलिडेशन बहुत ही बड़ा था कोटक बैंक में, जैसे राकेश जी ने बताया अभी M&M में बहुत बड़ा 3 वीक का था, मगर इसमें तो अगर हम देखें तो लगभग मैं कहूंगा कि 2 महीने का है। इनफैक्ट जून जुलाई अगस्त 3 महीनों का ब्रेकआउट है। तो 2-3 महीने का ब्रेकआउट अगर आता है
कोई स्टॉक में से और 200 डेमा को क्लियरली कर रहा है, निकाल रहा है, इंडिकेटर्स में फ्लैश बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें डेफिनेटली चांस लेना चाहिए एक दफे। और कॉल ऑप्शन जरिए इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ इसको दी क्योंकि कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया। आज पहला दिन है ब्रेकआउट का, कल आता है तो कल आई थिंक अगर इसी के ऊपर 1420-25 के ऊपर कल भी सस्टेन करता है तो ट्रेडर्स फ्यूचर्स भी खरीद कर चल सकते हैं सितंबर सीरीज का। ओके, नजर रखिए बैंक शेयर्स और फाइनेंशियल शेयर्स, यहीं पर आपको बढ़िया तेजी दिख रही है और कॉल्स भी वहीं पर आती हुई दिख रही हैं। अब बिगुल बजाते हैं वागले साहब के लिए वागले के वंडर का। बताएं सर। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मेरा कॉल है L&T फाइनेंस होल्डिंग पे 72 के रेंज में बाय करें, अभी वहीं पर है। 69 के नीचे जाता है तो काट ले, और ऑन द अपसाइड मुझे 78 तक की अपसाइड दिख रही है, मे बी आज कल या मे बी फ्राइडे तक। आपकी रिस्क सिर्फ 2 रुपए की, 2-2.5 रुपए की होगी। ऑन द अपसाइड 6, 6.5, 7 रुपए मिल सकता है। ये है राय आपके लिए L&T फाइनेंस पर। ओके, तो 78 रुपये तक के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी, ये राय इस वक्त वागले साहब की तरफ से। आइए, इस वक्त बाजार 23,300 के आसपास बैंक निफ्टी पर है, 11,500 के ऊपर निफ्टी पर आते हुए दिख रहे हैं। पिछले 15 मिनटों में निफ्टी ने थोड़ी सी बेहतर मजबूती दिखाने की कोशिश की है। देख रहे हैं आखिरी घंटे में क्या कुछ होता है। मेरे भी डेटा वैसे तैयार हैं और देखते हैं उसके बाद क्या कुछ निकल कर आगे आता है। लेकिन आशु जी, आपका औरोबिंदो फार्मा हमने कोशिश करके बैंक से बाहर निकलवा दिया। बैंक से बाहर निकलने के बाद 885 के ऊपर का आपको क्लोजिंग चाहिए था, आज वो वापस नीचे आ गए। तो मतलब तो अभी इसमें क्या करना है आप बताइए, क्या क्या दिख रहा है आपको? अनिल जी, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि बैंक से बाहर आने के बाद 890-95 का भाव भी गया था, और कुछ लोगों ने जो जिनका 885 का एवरेज था, हमने उनको बोल रखा था कि उसके ऊपर काट लेना क्योंकि कॉल जीरो हो चुकी है। हैविंग सेड दैट अनिल जी, इसमें जो मैं सेक्टोरल रोटेशन की बात कर रहा था, सारे ही फार्मा इस वक्त अंडर प्रेशर हैं। और अनिल जी, जैसे हम लॉन्ग शॉर्ट की बात कर रहे थे, अगर किसी को लॉन्ग शॉर्ट रखना है तो मैंने भी बोला कि जो शॉर्ट स्टॉक्स हैं वो बैंक्स हैं, NBFCs हैं, और जो लॉन्ग स्टॉक है अनिल जी जो नीचे की तरफ है इस वक्त जिसमें लोग फंसे हुए हैं, वो सबसे बड़ा सेक्टर इस वक्त इस एक्सपायरी में फार्मा ही है, चाहे वो औरो हो चाहे वो सन फार्मा हो। सन फार्मा ने भी 835, 40, 45 पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, 570, 600 के टारगेट थे, वो जब होंगे तब होंगे। लेकिन अनिल जी इस एक्सपायरी में वो 525 है और कल पता नहीं क्या होगा। सेम टाटा स्टील वगैरह, BPCL, भारती एयरटेल। सो अनिल जी ये लॉन्ग शॉर्ट का मिक्स चल रहा है, तो इसमें अगर आपको पेयर ट्रेड बनाना है तो जो मैंने बात स्टॉक्स बोले कि बैंक्स को लॉन्ग करके इनको सिलेक्टिव शॉर्ट कर सकते हैं। अब अनिल जी एक और जो मैं स्ट्रैटेजी देना चाह रहा हूं वो ये है कि अनिल जी हमारा व्यू पॉजिटिव है, बैंक्स में भी पॉजिटिव है, शॉर्ट कवरिंग का भी चांसेस है, डेटा भी पॉजिटिव है। पर अनिल जी ये तो सबको दिख रहा है, ये तो एक अच्छा ट्रेड हो जाता है, शायद ये नॉर्मल ट्रेड भी हो। लेकिन अनिल जी जो सरप्राइज होता है वो रिवर्स होता है जब भी हम जो देख रहे हो। तो मुझे लगता है हर्ज नहीं है अनिल जी, 11,500 की एक पुट लेनी चाहिए और 11,400 की। मैं पिछले 3 वेडनेसडे से अनिल जी बेयर स्प्रेड बना रहा हूं और टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस दोनों बार से अच्छा या वो रहा है। और इस बार भी अनिल जी 11,500 की एक पुट लेनी है जिसका भाव चल रहा है अनिल जी 40 रुपए, और 11,400 की 2 बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 15 रुपए। अनिल जी सिर्फ 10 रुपए की कॉस्ट से आप 11,500 की पुट प्लस कर रहे हो बेसिकली, और आप सेफ कहां तक हो? 11,300 तक। अनिल जी बैंक्स ऊपर जाते हैं, शॉर्ट कवरिंग जाती है, रिलायंस ऊपर जाता है, सब बिल्कुल बढ़िया है, अच्छी बात है, पैसे आएंगे। लेकिन अनिल जी कोई सरप्राइज आ गया तो अनिल जी ये स्प्रेड सिर्फ 10 रुपए की कॉस्ट से एज ए हेज सारे लॉन्ग्स के अगेंस्ट जरूर होना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो क्या करना है? 11,500 का एक पुट लेना है और 11,400 के 2 बेचने। बिल्कुल अनिल जी, और इसकी कॉस्ट है 10 रुपए बस। अच्छा, अनलिमिटेड रिस्क कब होगी सर, वो भी तो बताओ। बस अनिल जी 11,300 के नीचे अनिल जी, अगर 11,300 आ जाएगा तो बाकी लॉन्ग्स में क्या होगा? तो उसके लिए तो या तो पेयर रखे मैंने हाँ जी समझ गया। नहीं, ये बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हो आप। 11,500 का एक पुट खरीदिए, एक लॉट, 11,400 के 2 पुट बेचिए। इंटरेस्टिंग है, ये करना चाहिए। हाँ जी आशु सर।
अनिल जी बिल्कुल, ये आपके जो हमने बताया, हमने भी बंधन बैंक लॉन्ग दिया हुआ है, इंडसइंड बैंक डाउन लॉन्ग दिया हुआ है, एसबीआई लॉन्ग दिया हुआ है, सारे के सारे बैंक्स लॉन्ग हैं और वो चल भी रहे हैं। तो अनिल जी 10 रुपए लगा के एक बहुत अच्छा हेज बनता है कि कल अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है, किसी की वजह से कोई स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई न्यूज आ जाती है और एक्सपायरी, अनिल जी एक्सपायरी अक्सर आपके और मेरे कंट्रोल के बाहर हो जाती है, जो डेटा कहता है उसको भी कई बार डिफाई कर देती है वो लॉजिक। तो ऐसे में अनिल जी कुछ ना कुछ हेज जरूर रहना चाहिए। तो ये एक स्प्रेड उसके लॉन्ग्स के अगेंस्ट है। ये आपके लिए एक बढ़िया हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी है आशु सर की तरफ से। लेकिन औरोबिंदो फार्मा पर जो मैंने आपको सवाल पूछा उस पर एक विशेष टिप्पणी हमारे बंसल जी की तरफ से भी आ रही है। बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, कल आशु जी ने बोला आपको कि वो भूल गए पिछली मस्ती की पाठशाला में उनको गणपति जी से मांगना था कि 885 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाए। तो अनिल जी, आशु जी एक चीज भूल गए हैं कि आशु जी, कुणाल जी और बाकी भी कुछ पैनलिस्ट मेरे को छोड़ के उम्र के उस पड़ाव पर है कि गणपति जी से कुछ भी मांग लें, उनको सिर्फ मिलेगी तो बढ़ती हुई तोंद ही अनिल जी। तो ये चीज आशु जी को मद्देनजर रखनी चाहिए। क्या मिलेगी तो क्या मिलेगी, क्या बोला अनिल जी? मिलेगी सिर्फ बढ़ती हुई तोंद अनिल जी, बढ़ेगा सिर्फ उनका पेट ही अनिल जी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा उनको गणपति जी से। आशु जी ये आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये आइडिया कहाँ से लाए मुझे समझ में नहीं आया बंसल। गजब है बंसल जी, वाह। आशु जी, आपको एक मैं बात बोलना चाहता हूँ। आप इतने अच्छे दोस्त अपने साथ रखते हैं कि एक्चुअली आपको अलग से दुश्मन रखने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपका काम 2 in 1 हो जाता है, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए, बहुत अच्छे। लेकिन इस बीच 2:30 बज चुके हैं। दीप तैयारी कर ले, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी की डेटा निकाल चुका हूँ मैं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, थोड़ा सुधार जरूर आया है ग्लोबल संकेतों में। डाउ फ्यूचर्स जो 1-1.5 घंटे पहले तकरीबन 100 अंक नीचे थे, अब सिर्फ 30 अंक नीचे हैं, तो हल्की सी रिकवरी वहां पर आई है। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव हो गए हैं सर, वहां पर आप थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं इस समय। यूरोप के बाजार भी सुस्त शुरुआत के बाद अब वहां पर भी तेजी पकड़ ली है। जर्मनी के बाजार आधा % ऊपर है। यूके कल की 1% के गिरावट के बाद इस समय नीचे से रिकवर होकर एकदम फ्लैट हो गया, तो थोड़ी रिकवरी आई है। एशिया जरूर मिला जुला था सर, चाइना 1.5% गिरा है, बट उतनी बाकी सुस्ती बाकी एशिया बाजार में इतनी खराब गिरावट नहीं थी। तो ठीक ठाक ग्लोबल क्यूज है सर। इस समय बताइए क्या करना चाहिए इंडेक्स पर, जब निफ्टी बैंक होल्ड कर रहा है 23,275 के करीब और निफ्टी भी 11,500 के ऊपर ही है। चलिए पहले निफ्टी की बात करते हैं दीप। 11,400 के नीचे एक्सपायरी के संकेत बहुत कम है, नहीं के बराबर है। 55 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। तो और 21 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो पूरी संभावना है कि 11,400 आप होल्ड करेंगे। उससे पहले 11,450 इटसेल्फ बड़े सपोर्ट के तौर पर आ रहा है, जहां 33 लाख शेयर है। इनफैक्ट ये भी आसानी से टूटेगा नहीं। उसके ठीक ऊपर 11,500 भी एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज आता हुआ दिखा है। 11,400, 11,450 और 11,500 तीनों ही लेवल पर 22 लाख शेयर पुट में आज जुड़े हैं और 11,500 पर ओपन इंटरेस्ट है 37 लाख शेयरों का। ये तो बात हुई पुट की। अब आइए कॉल्स में। कॉल्स में 11,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और वो है 55 लाख शेयरों का। तो 37 लाख शेयरों का पुट में ओपन इंटरेस्ट है, जो तेजी की पोजीशन है, जो पुट राइटर्स हैं। और कॉल्स जिन्होंने बेचे हैं वो हैं 11,500 पर 55 लाख शेयर, ये भी हाईएस्ट है। तो ये आपके लिए कॉल राइटर्स, तो थोड़े से कॉल राइटर्स ज़्यादा है। अब इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ दीप। अब जो अगले अब जो मैं आपको डेटा का एनालिसिस दे रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग होने की तैयारी में। क्या होने जा रहा है आप देखिए। 11,000 से लेके 11,400 तक के कॉल्स पर 45 लाख शेयर ओपन खड़े हैं। 11,450 14-15 लाख, तो कुल मिलाकर 11,450 तक है 60 लाख शेयर। अब आइए 11,500 पर 55 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं। अब इनको भी जोड़ दीजिए, 1,15,00,000 शेयर। जैसे आप निफ्टी अब 11,500 के ऊपर टिकते देख रहे हैं, 1,15,00,000 शेयर कॉल राइटर्स, इनका खात्मा कल ही होना है। वैसे तो खात्मा पुट का भी होना है, लेकिन इन कॉल राइटर्स का खात्मा कल होना है। अब 11,500 के ऊपर निफ्टी अगर निकलता है, टिकता है और कल बंद होता है, तो ये कॉल राइटर्स सारे के सारे नुकसान करेंगे, ये मान लीजिए, ठीक है। तो अब 11,500 के ऊपर निकलकर टिकता हुआ दिख रहा है, और अगर अभी 2:30 से 2:45-50 तक ये नीचे नहीं आता है,
तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, और फिर मेरा ये समझना है 11,600 11,625 तक की तैयारी आज और कल में ही निफ्टी की होती हुई दिखेगी। और कोई बड़ी बात नहीं, जो हम कह रहे थे कि 11,500 के ऊपर बंद होने पर 11,625 11,675 तक निफ्टी जा सकता है, ऊपर में वो नया टारगेट बनेगा, वो हो सकता है, बशर्ते कि आज 11,525 के ऊपर 11,535 के ऊपर क्लोज दे दे। तो मुझे लगता है निफ्टी ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, डेटा मजबूत है, शॉर्ट्स काफ़ी हैं, और एक और संकेत जो आप कह रहे हैं, धीमे धीमे डाउ और नेस्डेक के फ्यूचर्स बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर डाउ और नेस्डेक के फ्यूचर्स थोड़े से बेहतर होने लगे ना, तो फिर आप इंतजार मत कीजिए शॉर्ट कवरिंग का, इंतजार मत कीजिए, फ्रेश खरीदारी का कर लीजिए। डाउ फ्यूचर 35 नीचे अगर थोड़ा भी ऊपर आते हुए दिखे तो आपके लिए खरीदारी का मौका बन जाएगा। मुझे लग रहा है निफ्टी अब ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। कल के हाई पॉइंट पर आ गया, कल 11,525 का हाई बनाया था, आज 11,524 हमने कर लिया है। तो ये किसी भी वक्त ब्रेकआउट की तैयारी निफ्टी कर रहा है। मैं 10-15 मिनट या फिर थोड़े से लेवल देख लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा व्यू बहुत क्लियर है, साफ है एकदम। 11,625 11,675 इस रेंज तक जाने की तैयारी निफ्टी की हो रही है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है सीन? 23,000 के पुट ऑप्शन पे 17 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसके नीचे तो एक्सपायरी होनी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि मैक्सिमम रिस्क 300 पॉइंट की है, जैसे निफ्टी में मैक्सिमम रिस्क अभी यहाँ से 125 पॉइंट की। देखिए बात करते करते निफ्टी ने कल का हाई पार कर लिया है दीप, कल का हाई पार करके टिक रहा है। 11,535 के ऊपर आग लगेगी, ये मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट हर्डल है 11,550, 11,625 11,675 3 दिन से बोल रहा हूँ, ये फाइनल टारगेट वाली रेंज है एक्सपायरी तक की, उस पर नजर रखिए। 23,000 बैंक निफ्टी 17 लाख शेयर है, 23,000 पर 23,200 पर 8 लाख शेयर हैं पुट में, 23,300 पे भी 8 लाख शेयर पुट में है, 23,200 पर। तो पुट और कॉल में जो रस्सा कशी का लेवल है वो 23,200 है, और अब आप वहां से 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं दीप, ठीक है। तो अब यहां पर सीन ये है कि अब मैं आपको जो डेटा मैंने आपको निफ्टी में बताया है कि किस तरह से 1 करोड़ 15 लाख शेयर 11,500 तक शॉर्ट हो गए, वो डेटा अब आप बैंक निफ्टी में देखिए, ठीक है। 23,200 तक बैंक निफ्टी में 28 लाख शेयर शॉर्ट हो गए। 23,300 अगर हम पार करके टिकते हैं तो 9 लाख शेयर और जोड़ दीजिए, 37 लाख शेयर। अब ये 37 लाख शेयर ऐसे हैं अभी जो कल ही यहाँ पर इनका कटान होना है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 23,500 तक है, तो जो मैंने आपको कहा 23,425 23,525 यहाँ की तैयारी है, ये आपको डेफिनेटली बैंक निफ्टी में आजकल में दिख जाएगा। तो बैंक निफ्टी भी बेहद मजबूत है, निफ्टी भी बेहद मजबूत है। अगर 100 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी घटता है तो लेना चाहिए, और निफ्टी अगर 11,450 75 आए तो लेना चाहिए, और अभी भी लेना चाहें तो ले लीजिए, नीचे में और एवरेज कीजिए। व्यू बहुत क्लियर है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंतज़ार एक ही चीज़ का कर सकते हैं, 15-20 मिनट और देख लें। ये कभी कभी 240 245 के आसपास एक मूव आता है प्रॉफिट बुकिंग का, वो एक रिस्क थोड़ी सी रहती है, बट डेटा बहुत मजबूत दिख रहा है। और इनकेस अगर डाउ फ्यूचर्स थोड़े भी मजबूत हो गए तो फिर बाजार यहाँ से भागने को तैयार है। इनफैक्ट अभी मुझे जो समझ में आ रहा है वो निफ्टी की लीडरशिप ज़्यादा मुझे समझ में आ रही है, वो मुझे दिख रहा है। जी दीप। बिल्कुल, निफ्टी की लीडरशिप अब ज़्यादा दिख रही है, हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अच्छी अपमूव आ सकती है। निफ्टी पर ज़रूर नज़र रखिएगा, यहाँ से और तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। 100-150 पॉइंट्स की तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है निफ्टी इस समय। चलिए इंतज़ार करते हैं, इंडेक्स पर मूव आने की तैयारी में है, पर तब तक कुछ और कॉल्स ले लेते हैं। सुमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए एक्सपायरी के ऑप्शन का। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताइए एक्सपायरी ऑप्शन के लिए क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे आप? गुड आफ्टरनून दीपांशु, मेरे पास एक स्टॉक है और एक इंडेक्स की एक्सपायरी स्ट्रेटेजी है। तो पहले स्टॉक का डिस्कशन कर लेते हैं। स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। स्टॉक अभी दीपांशु भाव चल रहा है 64 रुपए 80 पैसा 65 रुपया। स्टॉक का नाम है AB कैपिटल। स्टॉक का नाम है AB कैपिटल। ये स्टॉक के अंदर यहाँ से अब मोमेंटम बढ़ना चाहिए। स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से तेजी का मूव दिखा रहा है, और स्टॉक में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ा स्पर्ट मिलने को तैयार है। 70 रुपए से लेके 75 रुपए तक का अपसाइड मूव AB कैपिटल के अंदर देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करें, 1 से 2 दिन का व्यू रखें। नीचे में 61 रुपए 62 रुपए के आसपास सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस होगा 62 रुपए के आसपास, और ऊपर में टारगेट 70 से 75 1 से 2 दिन के अंदर AB कैपिटल में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हुआ स्टॉक का बात। अब मैं एक्सपायरी का ऑप्शन भी दे दूं दीपांशु। बिल्कुल, बता दीजिए सुमित जी, एक्सपायरी के लिए क्या ऑप्शन है? जी,
अभी अनिल जी बोल रहे थे निफ्टी में तेजी दिख रही है और यहाँ से बहुत जल्दी यहाँ से बड़ा मूव आना चाहिए। सेम व्यू मेरा है, मेरे को लग रहा है निफ्टी यहाँ से 11,550 11,600 तक का लेवल दिखाएगा। डे हाई ब्रेक कर रहा है निफ्टी अभी 11,550 का कॉल 30 रुपया 32 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 11,550 का कॉल अभी यहाँ पे सीएमपी पे बाय करें, 10 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ से निफ्टी के अंदर 11,550 से लेके 11,600 तक का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। ऐसा होने पे ये जो कॉल है 11,550 वाला, ये ऊपर में 70 रुपए से लेके 75 रुपए तक का अपसाइड मूव कल तक दिखा सकता है। बाय निफ्टी 11,550 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 10, टारगेट 70 से 75। ओके, निफ्टी का 11,550 का कॉल खरीदिए और यहाँ पर आप अच्छी मूव आ सकते हैं। 70 से 75 रुपए के टारगेट लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। एबी कैपिटल है एक स्टॉक जहाँ पर सुमित जी ने खरीदारी की राय दी है। निफ्टी डेज हाई के करीब आ गया है, फ्रेश डेज हाई। अनिल जी कह भी रहे थे अभी कि अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहा है इंडेक्स और वो मूव आती हुई दिख रही है। देखते हैं कि यहाँ से और ऊपर जाएगा कि नहीं इंडेक्स पर। तब तक वागले साहब के लिए बिगुल बजाते हैं और कॉल उनकी ले लेते हैं। वागले का बंडल। दीपांशु, कोटक बैंक में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आ रहा है, मल्टी पॉइंट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, इंपॉर्टेंट 1420-22 का। अभी 1423 रुपए 50 पैसा है, यहाँ पर 1420 तक ऐड करें। एक क्लोज स्टॉप लॉस होगा 1412 रुपए का, 1% के अंदर का रिस्क प्रोफाइल होगा इसका। मेरा 1455 से 1460 1460 5560 के टारगेट्स मुझे कल तक दिखाई दे रहे हैं। ओके, 1455 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। कोटक महिंद्रा, ये सारे के सारे जो आज वागले साहब स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, सितंबर फ्यूचर्स खरीदने हैं। पर देखिए डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ी देर पहले जय ने भी यहाँ पर एक 1440 की कॉल की खरीदारी की राय दी थी। एक और कॉल तैयार है जय ठक्कर के पास और उसके बाद अनिल जी की तरफ से भी कल के 2000 आने की तैयारी में है। तो पहले बिगुल बजाते हैं जय के लिए। बताएं जय। दीपांशु, आरबीएल बैंक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसे फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, कॉल ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं। 200 का कॉल ऑप्शन 17.5-18 ये रेंज में मिल रहा है सितंबर सीरीज का। दीपांशु मैं फिर से कहूंगा सितंबर सीरीज का ही खरीदना है। आज से सारे में सितंबर सीरीज से दे रहा हूँ। 17.5-18 के रेंज में मिल रहा है 200 का कॉल ऑप्शन, इसको खरीद कर चलना है। इसका जो पहला टारगेट बनकर आ रहा है दैट कम्स टू अराउंड 26 एंड दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 32, 26 और 32। ये दो टारगेट्स के लिए आरबीएल बैंक का आप 200 का कॉल ऑप्शन खरीदे। इसमें स्टॉप लॉस दीप बनकर आ रहा है 13 रुपए 50 पैसे का। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है। रीजन ये है दीपांशु छोटा सा स्टॉप लॉस और इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होने का, बिकॉज रिसेंट ब्रेकआउट आया है जस्ट, और बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन में से इसमें से ब्रेकआउट आया लगभग 2 महीने के बाद। हम ये देख रहे हैं कि आरबीएल बैंक इतने मल्टीपल रेजिस्टेंस में से ब्रेकआउट दे रहा है, वॉल्यूम्स में इजाफा और क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में दिखने मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया है। इसके स्पॉट के लेवल्स अगर दीप मैं आपको बताऊं ना तो मुझे 212 से लेकर 230 तक नजर आ रहे हैं सितंबर में। बैंक्स इनफैक्ट मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मनीष जी से सहमत भी हूँ। निफ्टी में भी उन्होंने जो कॉल दिया एकदम परफेक्ट है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साथ ही साथ चलेंगे और बैंक निफ्टी में ये सारे बैंक है। कोटक बैंक दिया मैंने पहले, अब आरबीएल बैंक। ओके, बैंक्स पर नजर रखिए। बढ़िया मूव आ रहा है, फाइनेंशियल स्टॉक्स पर अच्छी तेजी है। बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000 का। अनिल जी, आप भी बैंक्स और फाइनेंशियल के साथ जाएंगे या इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी है सर? दीप, मैं तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ जाऊंगा। इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर वागले साहब की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर जय की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर विश्वेश की जिम्मेदारी है। मतलब किसकी नहीं है, काफ़ी हद तक मेरे पास ऊपर जिम्मेदारी आशिम मदान साहब की है। ये सबके सब लोग जब बैंकिंग शेयरों पर बुलिश हो रहे हैं तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी को मैं मजबूत बनाए रखूं। और निफ्टी की हम बात कर रहे थे, निफ्टी देखिए बात करते करते 30 पॉइंट ऊपर आ गया। बैंक निफ्टी 23,325 335 ये लेवल है, स्पॉट लेवल। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदने की राय है। मैं लेवल्स जो दे रहा हूँ स्पॉट लेवल्स दे रहा हूँ क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो वो अगली सीरीज के लेवल्स हो सकते हैं जो भी हैं। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय है आपके लिए।
यहाँ पर खरीदें, और गलती से, वैसे तो आएगा नहीं, आए तो 23,200 पर और ऐड करना है, मतलब 125-150 पॉइंट नीचे आए तो और ऐड करना है। स्टॉप लॉस होगा आपका 23,075 का, 23075 ये स्टॉप लॉस है। 23,425, 23,500, 525 ये लेवल से ऊपर के, 23,425, 23,500, 23,525 ये ऊपर के लेवल हैं जिसके लिए खरीदारी करनी है। ऑल्टरनेटिवली आप खरीदिए 23,300 का कॉल ऑप्शन, 23,300 का कॉल ऑप्शन 160 रुपये के आसपास लीजिए इसको, 160, 165 जो भी चल रहा हो, मैंने जब निकाला तब 160-65 के आसपास चल रहा था। 130 का स्टॉप लॉस रखिए, 200, 250 दो टारगेट मिनिमम रखिए। ये आपके लिए 23,300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। तो 200 पे आ जाए, उसके बाद अपनी कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस ले आएं या ट्रेल कर लें, 250 का फाइनल टारगेट रखें। तो आपके पास दो ऑप्शन है, सीधे फ्यूचर्स खरीदने तो 23,425, 23,500, 23,525 का टारगेट रखिए, और जिनको रिस्क कम रखनी है वो ऑप्शन खरीदें। 23,300 का कॉल ऑप्शन 160, 165 में, 130 का स्टॉप लॉस, 200, 250 के टारगेट के लिए। तो ये दो लेवल्स हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करने की राय है। बेहतर ये होगा ऑप्शन के जरिए खरीदें, एक्सपायरी का वक्त है तो सीधे फ्यूचर्स खरीदने के बजाय ऑप्शन खरीदना आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा। तो यहाँ से भी बैंक निफ्टी में थोड़ी और जगह अभी बाकी है, तेजी बन सकती है। और निफ्टी भी देखिए 11,550 के आसपास बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होता दिख रहा है। निचले स्तरों से ऑलरेडी 30 पॉइंट 35 पॉइंट तो ऊपर आ चुका है। हो सकता है अगर आखिरी मिनटों में हम रुक जाएं 3 बजे तक तो फिर यहाँ से और तेजी बन सकती है। जी दीप। बिल्कुल तेजी बन रही है बाजार में, बढ़िया एक्शन आपको कई स्टॉक्स में आते हुए दिख रहा है, और बैंक्स और फाइनेंशियल्स में तो अच्छा मूवमेंट है ही, वहां पे अच्छा पार्टिसिपेशन है इस समय। कुछ और बैंक स्टॉक्स के बारे में हमारे एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे, पर अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है फार्मा स्टॉक्स में, और स्पेशली लुपिन पर नजर रखिए। कुछ खबरें भी आ रही हैं कंपनी को लेकर, माइलन के साथ इन्होंने करार किया है, मिलकर जर्मनी में बायोसिमिलर्स को एक लॉन्च किया है, तो लुपिन पर वो भी खबर आ रही है, और एक वर्टिकल स्पाइक हमने देखा है लुपिन के शेयर में। बंसल जी, लुपिन पर नजर डालिए, एक स्पाइक आते हुए दिखा है अभी कुछ मिनटों में, क्या चल रहा है इस चार्ट पर, कोई लेवल जो आप रेकमेंड कर सकते हैं? देखिए दीपांशु, लुपिन एक बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। एक 5 साल की मंदी के बाद स्टॉक तेजी में आ रहा है, तो बेटर है इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करके इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए। और एक चीज और है इसमें फंडामेंटली जो लोगों को मालूम नहीं है, लुपिन में अगर आप देखेंगे फार्मा इंडस्ट्री में बेस्ट जो कॉर्पोरेट कल्चर है एम्प्लॉय के नजरिए से काम करने के लिए वो लुपिन का है। तो फंडामेंटली टेक्निकली एक री रेटिंग की कहानी लगती है, बाय एंड होल्ड करना चाहिए लुपिन को। 5 साल की मंदी के बाद ये स्टॉक तेजी में आ रहा है, 980 के ऊपर निकला है, ऊपर नीचे हो रहा है, बट यहाँ से अगर आप कंजर्वेटिव होकर चलें तो 1250-1300 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बाय एंड होल्ड की राय है लुपिन में। और दीपांशु, गुजारिश है चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। बिगुल तो मैं बजवाता हूँ बंसल जी, लेकिन उससे पहले ये बताओ आपको कैसे पता लुपिन के एम्प्लॉयज के इनके सबके बारे में, ये आपको पता कैसे चला? देखिए अनिल जी, मैं तो फार्मा इंडस्ट्री का हूँ, मेरे काफी मित्र फार्मा के अंदर अनिल जी काम करते हैं। और ये देखिए अनिल जी, जितनी भी भारत में इंडस्ट्रीज हैं वो आजादी के बाद 1960 के अराउंड शुरू हुई थी। तो ये कंपनी जो शुरू करी थी लुपिन, देशबंधु गुप्ता जी ने शुरू करी थी। ही डाइड अनफॉर्चुनेटली इन एयर क्रैश। तो उनकी डॉटर, उनके सन इन लॉ और उनके बेटे कंपनी को काफी अच्छे से अनिल जी संभाल रहे हैं। और आपको अनिल जी ये भी नहीं मालूम होगा, जो सन फार्मा है वो उसने आज तक अनिल जी एक भी एंटीबायोटिक नहीं बनाई थी रेनबैक्सी को टेक ओवर करने से पहले। तो लुपिन तो एक री रेटिंग की कहानी है, और जिस दिन लुपिन क्रोनिक मेडिसिन में उधर आया तो अनिल जी सन फार्मा को काफी दिक्कत होगी, और लुपिन भी इस तरफ नजर कर रहा है। अगला सवाल मेरा बंसल जी आपसे ये है कि आप फंडामेंटल एक्सपर्ट क्यों नहीं बने, टेक्निकल एक्सपर्ट क्यों बने? इसका जवाब बाद में लूंगा, कहीं पता चला कि आपका स्टॉक भाग गया। पहले बिगुल आपके लिए चार्ट कॉर्नर का, इसका जवाब बाद में लेता हूं मैं आपसे। बताएं सर। अनिल जी, बिल्कुल आपने सही बोला, स्टॉक भागने की तैयारी पर है। और स्टॉक है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इसमें भी काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है। जिस तरीके से निफ्टी निकला है, ये स्टॉक भी निकलने की तैयारी कर रहा है, और निकलने के बाद काफी तेजी से भागेगा। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, सारे एनबीएफसीज एक एक करके तेजी दिखा रहे हैं। अभी मैंने और राकेश जी ने एम&एम फाइनेंस में खरीदारी की राय दी, और अब बारी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की। यहाँ पर भी काफी दिनों का कंसोलिडेशन पूरा हो गया है। बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हुआ, ब्रेकआउट हुआ, यानी कि वॉलिटिलिटी ब्रेकआउट भी साथ होता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 710 रुपए पर 710 पर रखना है। पहला टारगेट 750 रुपए का, दूसरा टारगेट 765 रुपए का। तो 765 के टारगेट के लिए बाय करें। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हमारी खरीदारी की राय। ओके, तो ये है श्रीराम ट्रांसपोर्ट में खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई। ओके, बंसल जी चाहे तो आप इतनी नॉलेज रखते हैं, या तो आप डॉक्टर भी बन सकते थे या फिर आप फंडामेंटल एक्सपर्ट भी बन सकते थे। आपने आसान काम टेक्निकल एक्सपर्ट वाला क्यों चुना? देखिए अनिल जी, आसान काम ही अनिल जी चूज करता है, बट अब अनिल जी आसानी रास नहीं आ रही है। धीरे धीरे फंडामेंटल भी पढ़ रहा हूँ तो शिफ्ट हो रहा है अनिल जी। टेक्नो फंडा अनिल जी सब कुछ देख रहा हूँ, बट अनिल जी एक चीज मुझे समझ में आती है कि फंडामेंटल मैं देख लेता हूँ, बट वो बैलेंस शीट वगैरह में जो चीजें पकड़नी होती हैं वो बड़ा मुश्किल है। तो एक बार लॉकडाउन खुलेगा तो उस पर भी आपसे गाइडेंस लूंगा अनिल जी। तो मैंने वही तो बोला बंसल जी, मैंने वही तो बोला कि आसान काम पकड़ा है आपने। देखो अब कुणाल जी आपके बचाव में आ रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं पाएगा उनसे। कुणाल जी बोलिए, क्या बोलना है आपको? अनिल जी सख्त एतराज है मुझे आपके इस कहने पर अनिल जी की टेक्निकल एनालिसिस आसान है। अनिल जी बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, तो इसको आसान ना कहा जाए, पहली चीज। दूसरी चीज अनिल जी, एनालिस्ट को खांचों में बांटना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है अनिल जी इसमें पूरी मोबिलिटी होनी चाहिए। टेक्निकल एनालिस्ट कभी फंडामेंटल के साथ बैठ जाए और फंडामेंटल एनालिस्ट टेक्निकल एनालिसिस करे, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अनिल जी। इसलिए सबको सब कुछ करने की अनुमति आपने जो दी है वही नहीं, मैं इसके नहीं कुणाल जी, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ ये मोबिलिटी के। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आप तो फंडामेंटल ज्ञान 4 लाइन कहीं से भी पढ़ के ले आओगे, हमें तो वो आपके पैटर्न तक याद नहीं होते जिनसे हर हफ्ते बंसल जी शादी करते हैं। हमें तो उनके नाम तक समझ में नहीं आते, इतने 5-5, 6-6 वर्ड के इंग्लिश वाले पैटर्न होते हैं। तो हम ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। आशु जी मैं सही कह रहा हूँ कि गलत, बताइए। नहीं अनिल जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और मैं ये इस चीज में कुणाल जी के साथ हूँ। अनिल जी फंडामेंटल में जो नंबर्स हैं वो मतलब नंबर क्रंचिंग है, और वो मल्टीपल रिसर्च एनालिस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल ब्रोकिंग हाउसेस कर रहे हैं एक ही स्टॉक को कई तरीके से। अभी आपने देखा होगा कि आईसीआईसीआई बैंक 59 एनालिस्ट कवर करते हैं और सबकी बाय कॉल थी। तो अनिल जी टेक्निकल एनालिसिस है वो ज्यादा मुश्किल है। उसकी मुश्किल का कारण यह है कि अनिल जी वही एक चार्ट है और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उसको कोई प्लस देखता है और माइनस देखता है। और सबसे बड़ी बात है, मेरा जो कुणाल जी से हमेशा रहता है कि वो प्लस तो बहुत जल्दी देख लेते हैं, माइनस कभी कभी देर से देखते हैं। तो मैं उनसे ये समझने की कोशिश करता रहता हूं कि वो जब वही चार्ट जो साइंस है वो रिवर्स क्यों नहीं दिखाती है। तो पर अनिल जी मेरा मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा मुश्किल है, डेफिनेटली ज्यादा मुश्किल है। और बट अनिल जी कई बार क्या होता है कि जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि कुछ एनालिस्ट की जब नैरेटिव या कमेंट्री सुनो तो अनिल जी लगता है कि 110% स्ट्राइक रेट है। तो वो कभी कभी मुझे बड़ा सरप्राइज करता है, जिसकी मैं कुणाल जी से समझने की कोशिश करता हूँ, बस और तो कोई नहीं समझा सकता। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त। चलिए अलग अलग व्यूज इस पर कभी विस्तार से आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त निफ्टी पर निशाना लगाने का वक्त है। हमारे साथ फोन लाइन पर तैयार है नितिन जी, निफ्टी के निशानेबाज। बताइए नितिन जी। अनिल जी अभी एक नई कॉल है 11,550 अगली एक्सपायरी की, जिसमें 3 सितंबर को जो एक्सपायरी आएगी वो वाली मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, जो 110 रुपए में मिल रही है। करंट रेट 110 का है। ये कॉल ऑप्शन लेना चाहिए और ये ट्रेड केवल कल क्लोजिंग तक का होगा। कल मैं शॉर्ट कवरिंग को लेकर के चल रहा हूँ और इसका टारगेट 145 का होगा और स्टॉप लॉस 85 रुपीज का होगा। तो ये जो है 11,550 वाली जो 3 सितंबर को एक्सपायरी है वो वाली कॉल ऑप्शन लेंगे। और अनिल जी एक और अपडेट है कि बिना इंतजार किए 12:30 बजे मैंने निफ्टी के निशानेबाज में आज 11,450 की कॉल दे दी थी, जो 65 रुपए पे थी 115 रुपया हो गई, तो काफी अच्छा गेन मिला। अब मैं नेक्स्ट एक्सपायरी की ले रहा हूँ 11,550 की, करंट रेट पे 145 का टारगेट हूँ। एक मिनट 11,550 वाला कॉल ऑप्शन लेना है ना?
जी अनिल जी 11,550। ये अगली वीकली एक्सपायरी वाला 3 सितंबर का लेना है, 110 रुपए में 85 का स्टॉप लॉस और 145 का टारगेट। बराबर है नितिन जी? जी बराबर है अनिल जी। इसमें टाइम डिके के कारण मैं अगले एक्सपायरी में जा रहा हूँ, क्योंकि करंट वीक में टाइम डिके का रिस्क है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और सुबह वाली 11,450 की कॉल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। टारगेट आ गए हैं ना सर उसके? तो जी अनिल जी टारगेट 95 का था, वो 115 तक। और वो उसके भी आगे होंगे। वो आपने जो स्प्रेड दिया था 22,000, 23,000 और 23,300 वाला मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का बुल कॉल स्प्रेड दिया था ना आपने सर? जी अनिल जी लास्ट थर्सडे से, लास्ट एक्सपायरी डे थर्सडे से हर दिन हम लोग तेजी खेल रहे हैं। पिछले थर्सडे को 11,300 की कॉल ली थी, उसके बाद 400, 500 करी, फिर 450, 550 करी, यानी कि लास्ट 7 दिनों से हर दिन हम निफ्टी में स्ट्रेटजी बना रहे हैं और हर स्ट्रेटजी में प्रॉफिट मिल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हाईस पे है, तो ये अच्छा वीक रहा और लास्ट 5-6 दिनों में हर स्ट्रेटजी में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रॉफिट मिले। परफेक्ट, चलिए बढ़िया। तो नितिन जी यही शानदार परफॉर्मेंस बरकरार रखिए, एकदम बहुत ही बढ़िया। डेटा रीडिंग परफेक्ट जा रही है, मार्केट भी साथ दे रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है। डे हाई पर आता हुआ फिर से बाजार। जय ठक्कर तैयार है अपने जैकपॉट के साथ और उसके बाद वसीम साहब जुड़ेंगे अपनी बेहतरीन पिक्स लेकर। बताएं जय। अनिल जी एक और बैंकिंग स्टॉक ध्यान में आ रहा है, बट ये वाला मैं प्रीएम कर रहा हूँ। मतलब आरबीएल बैंक, कोटक बैंक एक सीटर है, नो ब्रेनर है, आई मीन उसमें क्लियर एक ब्रेकआउट है। बट बंधन बैंक मैं कहूंगा कि यहाँ पे इसमें 300 का कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज का लेके चल सकते हैं अनिल जी। 17.5 के आसपास ये मिल रहा है। 14 का स्टॉप लॉस रहेगा, मैं कहूंगा टारगेट इसमें 22 और 26.50। रिपीट, बंधन बैंक का 300 का कॉल ऑप्शन जी सितंबर सीरीज का लेना है, 22 और 26.50 का टारगेट, 14 का स्टॉप लॉस लेगा। इसमें अनिल जी रीजन मेरा एक ही है, मैं इसमें प्रीएम्प्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने मिला है लगभग 7 जुलाई से लेके रिसेंटली हमें जो बॉटम बना था वो 17 अगस्त को बना, उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और मोमेंटम में अभी तक कुछ खास हमें रिवर्सल देखने नहीं मिला था, बट अब मोमेंटम में रिवर्सल क्लियरली देखने मिल रहा है। तो अनिल जी जो पूरा शॉर्ट बिल्डअप हुआ था ये स्टॉक में, उसमें शॉर्ट कवरिंग 400 से लेकर जो इसमें फॉल आया 280 तक, 120 पॉइंट का, 30% ये स्टॉक गिर गया, 30%। ये 30% के फॉल का लगभग 38.2% रिट्रेसमेंट अनिल जी मैं सितंबर सीरीज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उतने भी आ जाते हैं अनिल जी तो काफी एक बड़ा बाउंस इसमें एंटिसिपेट कर रहा हूँ मैं। 320-325 तक के लेवल्स आ जाएगी। तो हमारे तो बहुत ही छोटे से टारगेट है अनिल जी कॉल ऑप्शन के 22 और 26.50 के। ओके, तो बंधन बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको, ये खरीदना है 300 वाला कॉल ऑप्शन और ये 300 रुपये वाला कॉल ऑप्शन 17.5 रुपये में मिल रहा है और इसके लगेंगे स्टॉप लॉस 14 और टारगेट लगेंगे 22 और 26.50। ये अगले महीने का, सितंबर महीने का, करेक्ट जय? ठीक है, परफेक्ट। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है BTSTT कॉल्स लेने का। जी वसीम साहब के साथ अब करते हैं बात। आइए बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। जी वसीम साहब बताएं सर, कौन से स्टॉक्स हैं BTSTT में आज के लिए सर? उससे पहले एक बात बता दूं आपको, सुबह मैंने टाटा पावर दिया था सर, टॉप पिक था 7.25 7.5 में, वो आज 7.63 मार गया, 5.5% बढ़ा आज में, तो उसमें आप हैं तो बुक करिए, आपको 70 का टारगेट अभी भी खड़ा है। BTSTT सर वही मेरे फेवरेट शेयर्स हैं जो मैं कह रहा हूँ। एक महीने पहले मैं इसको 377 पे कह रहा था, 380 पे, आज 480 पे कह रहा हूँ। खोल के लीजिए सन टीवी, 478, 479, 473 का स्टॉप लॉस, 525 का टारगेट सर। सन टीवी के नंबर वे अहेड और जैसे रीओपनिंग होगी OTT प्लेटफॉर्म विल डू एक्सट्रीमली वेल। सो सन टीवी इज अगेन माय BTSTT फॉर टुमारो सर। क्या बात है, 365 से आप लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। 425 का पहला बड़ा टारगेट था जो रिजल्ट के दिन उसके पार निकला और 525 का बड़ा टारगेट सन टीवी पर बसीम साहब की तरफ से और 468 का स्टॉप लॉस लगाइए। 468 का लगा लीजिए, चाहे तो 473 का लगाएं। ये तो बाय कॉल है, कोई शॉर्ट कॉल भी है सर या नहीं? नहीं, यही है सर आज के लिए। ओके, परफेक्ट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बेहतरीन कॉल देने के लिए। तो बसीम साहब की तरफ से BTSTT कॉल के तौर पर अब आया है सन टीवी आपके लिए। आइए अब एक बार और देख लेते हैं कि हाँ किरण जी, आपका बजाज फिनसर्व भी कमाल करता हुआ दिखा है।
एक बार जल्दी से उसके बारे में अपडेट दे दें, और अगर पोजीशन में कुछ स्टॉप लॉस और टारगेट में बदलाव करने तो वो भी बताएं। नहीं अनिल जी, होल्ड करने की सलाह है। मैंने 6550 कैश लेवल्स का स्टॉप लॉस बोला था, वो हिट नहीं हुआ है। और पहला जो आज के लिए टारगेट्स थे वो सवेरी टेस्ट होते नजर आए 6700, पर मेरा मानना है कि जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। और इधर से मुझे लगता है कि जो मैंने टारगेट्स दिए एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, वो बिल्कुल अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते तो वो टारगेट्स भी हासिल होते नजर आ जाएंगे। अनिल जी, एक अगर टाइम है तो मैं इसमें थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ। जी किरण जी बताइए सर। ओके, देखिए, जब भी कॉल आता है तो लोग एकदम दौड़ के इस पे स्टॉक पे निकल आते हैं, और जिसकी कैपेसिटी 1 लॉट की है वो 5 लॉट ट्रेड कर जाता है। इसके वजह से ये स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। मेरा मानना सारे दर्शकों को यही है कि आप आपका स्टॉप लॉस समझिए और आपका रिस्क डिफाइन कीजिए, और आप बड़े मूव के लिए प्ले कीजिएगा, तो आपको एक सही मायने में काफी बड़ा मूव देखने को मिलेगा। परसों बजाज फाइनेंस के बारे में हम बात करेंगे तो बजाज फाइनेंस में 150 से 200 रुपए की मूव मिली, पर जो बड़े क्वांटिटी से काम करते हैं उनको 5-10 रुपए मिलते हैं तो उधर प्रॉफिट बुकिंग कर जाते हैं और ओवरबोर्ड होके ट्रेड करते हैं। तो मेरा मानना है कि रिस्क भी बढ़ती है और फायदा भी उतना नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि वो रिस्क समझ के अगर ट्रेड करते हैं तो काफी अच्छी मूव आपको खाने को मिल सकती है। अच्छा, एक चीज बताओ, ये तो है ना किरण जी सबके लिए। अब जैसे हमारे आशु सर हैं, आशु सर क्या कहते हैं कि मंदी का स्टॉक कोई भी ध्यान में आए तो पहले ठोको, गोली मारो, और बाद में पूछो भाई तेने गुनाह क्या था, गलती क्या की थी। तो अब एक आशु जी मंदी वाले अगर वो ऐसे करते तो लाखों तेजी वाले हैं वो भी तो ऐसे ही करेंगे, पहले ले लो। इसको है ना इंग्लिश में एक सेंटेंस है जो मैं बता रहा हूँ। एक मिनट रुको एक मिनट किरण जी, आपके कहने से, मेरे कहने से, आशु जी कहने से कोई कुछ ये दुनिया बदलने वाली है नहीं। ये मैं पिछली बार मालामाल वीकली में कह के थक गया, लेकिन लोग ऐसे ही लेते हैं। आज देखिए, आज फिर से वो मालामाल वीकली वाला स्टॉक 20% के सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। वो आप कुछ नहीं कर सकते। जैन साहब के रोज स्टॉक सर्किट लगते हैं, अभी सेठी साहब आएंगे, देखना स्टॉक आपके हाथ में ही नहीं, कौन कहाँ खरीदेगा। तो जैसे हमारे आशु जी कहते हैं पहले ठोको, गोली मारो और फिर पूछो तेरा गुनाह क्या था, वैसे ही तेजी करने वालों का मंत्र है इस तरह के मार्केट में, जो जिसमें मार्केट ऐसा नहीं कि रोज 10% स्टॉक बढ़ता है, 5-15% बढ़ता है। इन्वेस्ट नाउ, इन्वेस्टिगेट लेटर, मतलब पहले खरीद लो, बाद में रिसर्च करो। ये साल में 10, 15, 20, 25 दिन ऐसे आते हैं, हमें हर साल आते हैं, जिसमें है ना मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ऐसा मतलब कुंभ का मेला लगता है और उसमें सबको डुबकी लगानी है, सबको पवित्र हो जाना है, मतलब सबको भागना है। तो ये पूरा पवित्र होने का जो सिस्टम चल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, जो कभी नहीं बढ़े वो भी अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में आराम से एंजॉय कीजिए। आप गीता सार पढ़ो भाई साहब, आपके हाथ में कुछ है नहीं, बस खाली हम बोल सकते हैं। बोलने से भी किरण जी, मेरे बोलने से भी फर्क नहीं पड़ा। आई एम श्योर कॉन्फिडेंट आपके बोलने से भी नहीं पड़ेगा। आशीष जी बराबर बोल रहा हूँ, गलत है तो बता दीजिए। आप तो, आपके पास बोलने का पूरा राइट है। जी आशीष जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही सब होता है। और इसके चलते जो बड़ी क्वांटिटी करता है अनिल जी, उसको डर भी ज्यादा होता है, पैसे भी वो कम कमाता है और लॉस भी ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है अनिल जी, ट्रेड वो होना चाहिए जो तसल्ली से करें और कन्विक्शन ट्रेड होना चाहिए और बड़े टारगेट वाली चीज होनी चाहिए। और अनिल जी, मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रही है। आप देखिए, जब ये नीचे की तरफ मार्केट थी तो कितने बड़े बड़े फॉल आए हैं, और जैसे रिवर्सल आया है और अभी भी इस लेवल पे भी कहां से कितने बड़े बड़े अपमूव आ रहे हैं। तो अनिल जी, पैसा तसल्ली से बनाना चाहिए, पेशेंस रख के, और क्वांटिटी अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए। जो लोग ये कोशिश करते हैं कि ट्रेड का स्प्रेड कम रख लेंगे, क्वांटिटी ज्यादा कर लेंगे और जल्दी कर लेंगे, अनिल जी अगर वो अपनी बैलेंस शीट एंड ऑफ द डे बनाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ पैसे लेके जा पाते हैं। बिल्कुल। और इस बीच बता दूं कि निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी हमने चुना था खरीदारी करने के लिए। 23,400 के आसपास का पहला लेवल, 425 के आसपास का लेवल वहां तक पहुंच रहा है। 23,393 का हाई बनाया है। रफ्तार बरकरार है, जबकि निफ्टी वहीं का वहीं है। लेकिन सेठी साहब जुड़े उससे पहले, हाँ, आपकी विशेष टिप्पणी बताएं सर। कुणाल जी, आप असहमति के मूड में हैं आज, बताइए क्या कहना चाहते हैं, विरोध दर्ज कराएं अपना। नहीं अनिल जी, देखिए, मैं केवल जो किरण जी कह रहे हैं अनिल जी उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, अभी जो हमें
शुभेच्छा दी थी राकेश जी ने कि भाई हमारी तोंद बढ़ेगी। तो अनिल जी देखिए क्या होता है कि किरण जी कहना चाह रहे हैं कि तोंद बढ़ाओ और मुनाफा पचाने की क्षमता पैदा करो, तो ये उनका संदेश है। और मुनाफा पचा पाएंगे तो फिर अनिल जी व्यंग और कटाक्ष भी पचा पाएंगे, जो कि अक्सर मिलते हैं। तो इसीलिए तोंद बढ़ाने का संदेश है किरण जी का। बहुत ही बढ़िया। आइए, सेठी साहब तैयार है हमारे साथ, और सेठी साहब के लिए तो ये सब सारे मैटर गौण हैं, क्योंकि रोज 35 से 40 मिनट वॉक करने की कोशिश करते हैं। मैं वॉक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉक करने की कोशिश की बात कर रहा हूँ। स्वागत करते हैं सदाबहार सेठी साहब का। बताएं सेठी साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी। पहले तो आपकी दाद देनी पड़ेगी, हर एक एक्सपर्ट के कुछ भी रिलेटेड जो भी उसकी खूबी खासियत है वो सब आपको याद रह जाती है, जो हमने मस्ती की पाठशाला में पहले जिक्र किया था, अभी तक आपको याद है। और जहाँ तक आज के स्टॉक का सवाल है, एक बहुत ही शानदार कंपनी है, स्टॉक है केबल्स और वायर स्पेस से, कंपनी का नाम है पॉलीकैब। स्टॉक का दाम है 910 रुपया अभी का, मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 950 का, स्टॉप लॉस रहेगा 885 रुपए का। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, केबल्स, वायर, स्विचेस, फिर आपके अप्लायंसेस, पंप्स वगैरह बनाती है। और जिस तरह से सरकार का एक फोकस है आजकल, जो एक तो इंपोर्ट ड्यूटी हाइक की बातें चल रही है केबल्स के ऊपर, और दूसरा जो अभी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में जो अपने अनाउंसमेंट में इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कहा कि 6 लाख गांवों को ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ेंगे विद इन द नेक्स्ट 1000 डेज। तो मुझे लगता है इस सबका बहुत बड़ा फायदा पॉलीकैब जैसे स्टॉक को होगा। बहुत ही जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड है, आरओई अराउंड 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 27%, डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल जीरो है, और पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 45% का। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी अराउंड 68% की है, और एफआईआई डीआईएस मिलकर 21% ओन करते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 925 तक के लेवल्स, और बाकी मुझे लगता है अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो इस स्टॉक में 1050-1100 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओहो, 1050-1100 तक के लेवल्स भी। और लगातार हमने 3 स्टोरी की है कि किस तरह से केबल्स और वायर्स वाली कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट से दाम बढ़ाए, चाहे वो पॉलीकैब हो, हेवल्स हो, या फिर फिनोलेक्स केबल्स हो, तो लगातार मजबूती के साथ। और जो फंडामेंटल सेठी साहब ने बताए वो तो कमाल के हैं ही। तो ऐसे में पॉलीकैब ये है वो स्टॉक जो कमाल दिखा सकता है, लेकिन इसके चार्ट्स पर एक बार राय लेना जरूरी है। जरा पॉलीकैब कुणाल जी बताएं इस पर अपनी राय। अनिल जी देखिए चार्ट बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और इसमें अनिल जी 900 रुपए के ऊपर एक हर्डल थी जिसको आज के ट्रेड में हम पार होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो लेवल सिटी साहब सुझा रहे हैं वहां तक स्टॉक जाना चाहिए। पहली रेजिस्टेंस मुझे 980 पर चार्ट पर 980 पर नजर आती है, जो कि मौजूदा भाव से भी 7-8% ऊपर है। तो 980 पहला पड़ाव होना चाहिए, ये लेवल पार हुआ तो फिर 1100 का रास्ता भी खुल जाएगा। तो बिल्कुल खरीद करके चलें, 900 के ऊपर जब तक स्टॉक टिका हुआ है तो इसका स्ट्रक्चर बुलिश। तो ये है आपके लिए। सेठी साहब एक ही शेयर है या अनेक? अनिल जी आज के लिए एक ही शेयर है। बस एक बात और कहना चाहूंगा, कल जब हम जिक्र कर रहे थे तो आपने कहा आपका पी अल्फाबेट से खासा लगाव लगता है, बिकॉज कई स्टॉक जो कल भी मैंने 2 स्टॉक पीएसपी प्रोजेक्ट, पीएनसी इंफ्रा, फिर पीपैप ऑटोमोटिव दिया था, एक फिलिप्स कार्बन आप भूल गए, और आज का भी स्टॉक पॉलीकैब के नाम से आया। बट मुझे लगता है इसमें कल शाम को मैंने सोचा तो इस पे मेरी अच्छी मेरी भगवान की कृपा हो सकती है, बिकॉज मेरे माता पिता दोनों का नाम पी अल्फाबेट से ही शुरू होता है। पिताजी पापा का नाम पवन है, माँ का नाम पाना है, तो मुझे लगता है उस लिहाज से भी मेरे पे विशेष कृपा पी अक्षर की होती होगी। देखो अभी मुझे तो ये पता नहीं था, उसके बावजूद बंसल जी, माफ कीजिएगा विकास जी, मैंने कितना जबरदस्त अंदाज लगाया। देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे थोड़ी मैं आप लोगों नहीं, उस समय मुझे स्ट्राइक नहीं किया, फिर बाद में कोइंसिडेंस है। नहीं, उस समय अनिल जी मुझे स्ट्राइक नहीं किया, फिर बाद में सोचा अरे मैं तो पापा मम्मी का नाम दोनों पी से ही शुरू होता है, तो हो सकता है विशेष मेहरबानी है पी अल्फाबेट की मेरे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल मेहरबानी, आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर, आपके पेरेंट्स का बिल्कुल हमेशा रहे, ये हमारी शुभकामनाएं भी है और दुआएं भी है। लेकिन आपकी रिसर्च
कमाल की है और बाकी सब अपनी जगह, लेकिन जो कमाल की रिसर्च होती है उसका असर आपकी रिकमेंडेशन में दिखता ही है। तो सेठी साहब की रिकमेंडेशन है पोली कैब, ये है वो स्टॉक। जय तैयार होने वाले हैं, थोड़ी देर में जो देंगे आपको कैश का ऑप्शन भी, वहां पर भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले वागले साहब तैयार है, वागले का वंडर। जी वागले साहब। अनिल जी, मुझे बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ ना कुछ होते हुए दिखता है। कोटक बैंक चल रहा है, उसके बाद इंडसइंड बैंक में फॉलो अप मूव आ रही है। मेरा BTST होगा 566 का करंट भाव है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए 561 का, उसके नीचे जाएगा तो काट लीजिए। कल ओपनिंग में, कल के पहले 1 घंटे में आपको 10 से 12 रुपए मिलने चाहिए, 578 का मेरा टारगेट होगा। ओके, 578 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक। कौन सा बैंक बचा है जो अभी रिकमेंड नहीं हुआ, बस वही देख लो। इंडसइंड बैंक कुणाल जी राकेश जी ने सुबह 554 में रिकमेंड किया था, तो ये चल ही रहा है। और इंडसइंड बैंक का शुभम जी ने 550 का कॉल ऑप्शन सुबह बोला था। कोटक बैंक सुबह सिमी जी रिकमेंड करके गई, अभी कोटक बैंक वागले साहब ने बोला ही है, और कोटक बैंक जय ने भी कहा है। सारे के सारे बैंक्स, और सेठी साहब ने हमारे आशु जी ने तो आते ही पहले सबसे यही कहा, बैंक्स में अभी भी तेजी दिख रही है, शॉर्ट कवरिंग साफ तौर पर बाकी नजर आ रही है। तो चलिए, बैंक्स और NBFC यही तेजी से दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं और पूरा का पूरा एक्शन यहीं पर होता हुआ नजर भी आ रहा है। चलिए, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक में राय खरीदारी करने के लिए आज से। ओके, एक और स्टॉक है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूँ। एक सेकंड कहाँ गया, हाँ ये रहा। ओके, किरण जी जरा हीरो मोटोकॉर्प 6% मजबूत है, क्या यहाँ पर खरीदारी करने का अब भी मौका या लेट हो गए, अब जान दें आज के लिए? नहीं, थोड़ा सा लेट हो गए। मोमेंटम बिल्कुल है अनिल जी स्टॉक में, पर अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बैठ नहीं रहा है, क्योंकि 3100 में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जो कि 50 रुपए है, और 3200 का टारगेट रहेगा ऑन बेस्ट केस सिनेरियो। तो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो मेरा मानना है कि जिनके पास पहले से ही बाय करके रखे हुए हैं उनके लिए 3100 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा, होल्ड करने की सलाह है। 3200 पे रिव्यू ले लेंगे। ओके, ये है आपके लिए राय। हीरो मोटो वहाँ पर नज़र रखिए। टाटा मोटर्स यहाँ पर आपने शानदार मूव आते हुए देखी है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज से अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है, तो मार्केट में एक्शन भरपूर है और थोड़ा अब लार्ज कैप्स में भी रोटेशन होते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से मोमेंटम और अच्छा बन रहा है इस समय। कुछ और स्टॉक्स जहां पर नज़र डाल लेते हैं जहां से अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। और ICICI बैंक, यहाँ पर हमने ज़्यादा कॉल्स नहीं देखी हैं आज के दिन में, पर ऑफकोर्स पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन है। जय, ICICI बैंक अभी और पार्टिसिपेशन बाकी है या थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहा है इन लेवल्स पर? दीपांशु, जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर बैंक का सवाल है, मुझे कहीं ना कहीं ICICI बैंक से ज्यादा पसंद है जो हमने कोटक बैंक वगैरह रिकमेंड किए वो। और अगर दूसरा कोई लेना है तो एक्सिस बैंक, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी थोड़ा अपसाइड बाकी है। एक्सिस बैंक में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, करीब 485-490 तक के लेवल्स है। ICICI बैंक है तो बुलिश, बट कहीं ना कहीं एज यू राइटली आस्क्ड के इसमें रेजिस्टेंस बहुत ही नजदीक में है डीप, और वो निकालना थोड़ा जरूरी है, और वो है 400 का लेवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा दीप। ICICI पे जो 400 का लेवल निकलता है तो बहुत बड़ी सितंबर सीरीज में हमें तेजी देखने मिलेगी। अदरवाइज ये हो सकता है कि कोटक, RBL, इंडसइंड, एक्सिस ये सब चले और ये धीमे धीमे चले थोड़ा कंपैरेटिवली टू देयर इट्स पीयर्स। सो रिलेटिवली मुझे बाकी सारे बैंक्स अच्छे लग रहे हैं। 400 निकलने पे ही ICICI पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। ओके, नज़र रखते हैं 400 के लेवल तक ICICI पहुंचता है नहीं, उससे पहले थोड़ी एग्जॉशन आपको स्टॉक में आती हुई दिख रही है। RBL बैंक डेज हाई पर है और 200 के स्तर पर आ रहा है। लंबे समय बाद हम ये मूव देख रहे हैं स्टॉक पर, तो वहां पर आप ज़रूर नज़र रखिए जहां तक RBL का सवाल है इस समय। पर कुछ और स्टॉक्स जहां पर फोकस करना चाहिए, DLF ये एक स्टॉक है जो एक्शन में आते हुए दिख रहा है और पिछले कई हफ्तों से हम चर्चा भी कर रहे हैं। संदीप भसीन साहब ने भी यहाँ पर अच्छी रिकमेंडेशन दी है आपको। DLF के लिए कुछ नए ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं। मानसी ने रिसर्च तैयार करी है, बताइए मानसी क्या है कुछ नए ट्रिगर्स DLF के लिए? जी बिल्कुल दीपांशु, जैसे ही वक्त के साथ बदलाव जितना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह DLF भी अपने ट्रेडिशनल लग्जरी प्रोजेक्ट से बदलकर अब मिड इनकम हाउसिंग में एंट्री करने जा रहा है। 100 लाख वर्ग फुट के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर
फोकस है कंपनी का और करीब 5,000 करोड़ की आय की उम्मीद है इन प्रोजेक्ट से। गुड़गांव में इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी, खासतौर से मिड इनकम कैटेगरी में इस पर ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल कंपनी की सालाना बिक्री करीब 6,000 करोड़ है और ये जो मिड इनकम कैटेगरी के हाउसेस बनेंगे 50 से 70 लाख की कीमत वाले घर बेचने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। कंस्ट्रक्शन खर्च घटाने के लिए 8 या उससे कम मंजिला इमारत बनाने पर फोकस रहेगा और नई तकनीक से कंस्ट्रक्शन खर्चों को काबू में रखने की भी कंपनी की कोशिश होगी। अब तक कंपनी का लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर अधिक फोकस था, अब ये मिड इनकम ग्रुप में जाने की कोशिश करेगी। पिछले दिनों सरकार का हाउसिंग पर फोकस है, इसका भी फायदा काफी हद तक सेक्टर और इस कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। घर खरीदारों के लिए आवास मंत्रालय का ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च हुआ, वहीं नरेडको ने पहला ई-कॉमर्स पोर्टल हाउसिंग फॉर ऑल लॉन्च किया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 2 साल के लिए स्टैंप ड्यूटी में 1% की कटौती भी की है और बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों में स्टैंप ड्यूटी घटाने का भी फैसला है, जिस पर नजर है, जिसकी वजह से सेक्टर को एक बूस्ट मिलता हुआ दिखा है। डीएलएफ के मिड इनकम हाउसिंग में क्या क्या बनेगा? प्लॉटेड कॉलोनी, इंडिपेंडेंट फ्लोर और मिड राइज हाउसेस बनाने की योजना है, तो जल्दी डीएलएफ भी मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी में उतरता हुआ हम देखेंगे। ओके, डीएलएफ यहाँ पर नज़र रखिए, अच्छी मूव ऑलरेडी स्टॉक में आई है और हम देख भी रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ है। बंसल जी, और स्ट्रेंथ बाकी है डीएलएफ में या फिर इतनी रैली के बाद कंसोलिडेशन दिखेगी? आपकी क्या राय है चार्ट पर? देखिए दिवांशु, टेक्निकल रुझान अच्छा है। इनफैक्ट स्टॉक ने एक बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन दी थी और ये तो अभी एक बेस बना रहा है और इन स्तरों पे लेना चाहिए और एक बार डिसाइसिवली जब 162 के ऊपर निकलेगा तब एक बड़ी तेजी टूवर्ड्स 165, 165.5 तक की डीएलएफ में देखने को मिलेगी। तो जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें, नई खरीदारी 162 के ऊपर करने का राय है। और दिवांशु, इसके साथ गुजारिश है आपसे एक चार्ट, एक पिक ऑफ द डे की बिगुल की। बिल्कुल, बिगुल बजाते हैं पिक ऑफ द डे के लिए राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। देखिए दिपांशु, सुबह से अनिल जी बैंक निफ्टी खरीदने की बात कर रहे हैं और हमने भी कई बैंक्स पे खरीदारी की राय दी है और अब का जो कॉल है बैंक स्टॉक है वो है आरबीएल बैंक। काफी बड़ा रिवर्सल दे रहा है, काफी बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा रिवर्सल, बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, तो आरबीएल बैंक को मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, सारे इंडिकेटर्स पर बाय के संकेत हैं दीपांशु, बाय करके चले। आरबीएल एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, 196 रुपए के ऊपर चार्ट्स पर ये ब्रेकआउट हुआ है और अब जो रेजिस्टेंस है वो 220 रुपए के आसपास है। ये स्टॉक बहुत हाई बीटा है, यानी कि जब ये चलता है तो बहुत गति के साथ चलता है, तो इन स्तरों पर बाय करके यहां पर चले। स्टॉप लॉस जो है वो 196 हाफ पर 196 रुपए 50 पैसे पर रखें। पहला टारगेट 210 रुपए का 210 का और दूसरा टारगेट 216 रुपए का 216 का होगा। तो 210 216 के बड़े एम्बिशियस टारगेट्स के लिए आरबीएल में हमारी खरीदारी की राय। ओके, 210-16, लेकिन आरबीएल बैंक का जो सबसे बेस्ट कॉल आज दिया था वो विश्वेश जी ने सुबह सुबह स्पेशल लाइफलाइन यूज करके उन्होंने बिगुल बजवाया। 196 पर उन्होंने कॉल दिया 206 और 220 के टारगेट के लिए। तो विश्वेश जी को धन्यवाद और विश्वेश जी की तरफ से कुणाल जी, राकेश जी को धन्यवाद और जय ठक्कर को धन्यवाद, क्योंकि जय ने दिया है कॉल ऑप्शन खरीदने की राय और कुणाल जी और राकेश जी ने कल की पिक के तौर पर खरीदारी करने की राय दी आरबीएल बैंक में। तो आप दोनों जय की तरफ से धन्यवाद स्वीकार करें, विश्वेश की तरफ से स्वीकार करें। जय तैयार है आप अपने कैश के ऑप्शन के लिए? बिल्कुल अनिल जी, डेफिनेटली। तो हमारा बिगुल तो हमेशा तैयार ही रहता है। आइए जय के लिए बिगुल कैश का ऑप्शन। ओके, तो ये है आपके लिए जय का और जय के लिए बिगुल। लेकिन जय के बाद एक स्पेशल बिगुल आने की तैयारी में और वो स्पेशल बिगुल आ रहा है सुमित जी के लिए। सुमित जी के एक स्पेशल कॉल के साथ लाइफ लाइन यूज करना चाहते हैं, फोन अ फ्रेंड। तो सुमित जी को फोन लगाया जाए, तब तक जय बताइए आप अपना ऑप्शन। बिल्कुल अनिल जी, राकेश जी और कुणाल जी, मेरा भी धन्यवाद स्वीकार कर ही रहे। और मेरा जो कैश का ऑप्शन है वो है निफ्टी पर। अनिल जी, निफ्टी का सितंबर सीरीज का
हम 11,600 का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। इनफैक्ट बैंकिंग तो मजबूत लग ही रहा है, मॉर्निंग में भी मैं यही कह रहा था, बैंकिंग भी मजबूत लग रहा है। काफी दिनों से हम बैंकिंग में ही तेजी करते आ रहे हैं, 22,600 से कॉल ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 22,600 400 से। और बैंक निफ्टी का बैंकिंग का सपोर्ट तो रहेगा, साथ ही साथ रिलायंस का भी सपोर्ट रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी जी इतने दिनों का कंसोलिडेशन में से अब रिलायंस फाइनली एक जो हिसाब से रिवर्सल दिखा है, मुझे ऐसा लग रहा है रिलायंस अब तो निकलना ही चाहिए। और लेटली मैं देख रहा हूँ अनिल जी कि आईटी स्टॉक्स में भी एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो बैंकिंग के साथ सपोर्ट के साथ ही साथ अगर रिलायंस, जिसका वेटेज काफी अच्छा है, और आईटी भी सपोर्ट कर देता है, तो आई थिंक निफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। 11,600 कॉल ऑप्शन नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का करीब 88 के आसपास मिल रहा है। इसमें 58 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ऊपर में पहला टारगेट बनाएंगे 132 का, दूसरा टारगेट बनेगा 152 का, 132 152 ये दो टारगेट्स के लिए 11,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। एंड स्टॉप लॉस रहेगा 58 का, सीएमपी है 88। 11,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, राइट? बिल्कुल अनिल जी। हेलो, कौन सा वाला? यस अनिल जी, 11,600 का अनिल जी सितंबर का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 88 के करीब, 132 और 152 का टारगेट एंड 58 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 58 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। 3 सितंबर वाला, अगले मंथ का, नेक्स्ट वीक वाला, ठीक है। ओके, तो ये है जय के साथ। खाली निफ्टी, बैंक निफ्टी भी ले लो जय, ले लो। अरे अनिल जी क्यों नहीं, बैंक निफ्टी आपने दिया है अनिल जी, और सारे बैंक तो हमने कवर कर दिए, कुछ बाकी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी बाय हो गया। चलिए बढ़िया है। अच्छा आइए, इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित जी। सुमित जी का स्वागत करते हैं। सुमित जी, आपका स्वागत के लिए हमने निफ्टी को 11,550 के पार पहुंचाया है और बैंक निफ्टी को 23,425 का जो पहला लेवल था, मैं पहले एक बार बता दूं, बैंक निफ्टी 23,425 ये जो पहला लेवल था वो टारगेट हासिल हुआ। अब 23,500 23,525 के दो और टारगेट हैं, तो बैंक निफ्टी पर कल के 2000 में जो आपको लेवल दिए थे वो हासिल हो गए, पहली चीज। और जिन लोगों ने ऑप्शन खरीदा है 23,300 का, 200 और 250 दो टारगेट दिए थे, 200 के टारगेट तो काफी ऊपर निकल गया, ऑलरेडी 225-30 तक तो पहुंच चुका है ये कॉल ऑप्शन। 250 का टारगेट भी आने की तैयारी में है, तो एंजॉय कीजिए लाइफ। ये है, कल थोड़ा सा डेटा में कंफ्यूजन दिखा था, लेकिन आज वापस से क्लैरिटी आ गई। तो एक गलत कॉल थोड़ा सा हुआ जिसमें आपके 50-75 पॉइंट लगे होंगे, लेकिन वापस उसकी भरपाई। तो बैंक निफ्टी एकदम परफेक्ट रेंज में आता हुआ दिख रहा है और परफेक्ट लेवल पर भी आता हुआ दिख रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कल भी आपको मैं बैंक निफ्टी पर एक बेहतरीन तगड़ा कॉल दूंगा। ऐसे मुझे अभी से सिम्टम्स आ रहे हैं, लग रहा है कि कुछ बड़ा होने की तैयारी बैंक निफ्टी में है। तब तक, जब तक बैंक निफ्टी में बड़ा हो ना हो, तब तक सुमित जी कुछ बड़ा करने को तैयार। आज सुमित जी का दिन है और इसीलिए मैं सुमित जी को बोल भी रहा था, सुमित जी मतलब आपको जो जो लाइफ में करने की इच्छा है वो आज कर लीजिए, क्योंकि आज जो सुमित जी ने कमाल किया है, वो वैसे तो करते हैं रोज, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही कमाल किया है। हाँ, टाटा मोटर्स डीवीआर 10% ऊपर आज फिर से, वाह। एफएसएल आज का पिक ऑफ द डे 6% ऊपर, मुंजाल ऑटो 13% ऊपर, गैब्रियल 12% ऊपर, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस कल आखिरी पिक 3.20 के 30 के आसपास दी थी, आज 13% बन गए। सुमित जी मतलब और क्या चाहिए, सुपर हिट है सुमित जी, सुपर हिट है सुमित जी के कॉल बिल्कुल। बताएं सुमित जी। सबसे पहले तो अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद याद रखने के लिए, बताने के लिए और बोलने के लिए। बिल्कुल अच्छा लगता है जब ऐसे स्टॉक्स मूव करते हैं और ऐसा बम्पर मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अब जो स्टॉक रडार पे आया है अनिल जी, ये स्टॉक जनरली मैं देता नहीं हूँ, लेकिन आज ऐसा मूव देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक के अंदर यहाँ से बड़ा मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक का भाव भी छोटा है, बैंकिंग स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 14 रुपए 80 पैसे, 14 रुपए 90 पैसे। स्टॉक का नाम है धनलक्ष्मी बैंक, स्टॉक का सिंबल है धन बैंक। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। पहला रीजन डबल बॉटम ब्रेकआउट, दूसरा रीजन रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक किया है, तीसरा रीजन पिछले एक महीने के हायर वॉल्यूम्स के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक के अंदर चौथा रीजन रिसेंट के स्विंग हाई के अंदर टूट गए और उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक बाय के रडार पे आया है। ये स्टॉक यहाँ से 20 से 30% का अपसाइड मूव दिखाएगा। स्टॉक का ऊपर में टारगेट बनता है 18 रुपए से लेके 20 रुपए तक का। 2 से 4 दिन का पीक होगा। पहला टारगेट होगा 18 रुपए के आसपास, दूसरा टारगेट होगा 20 रुपए के आसपास,
स्टॉक के अंदर खरीदारी करके पोजीशन होल्ड करें। नीचे के अंदर 13 रुपए 25 पैसे 13 रुपए 40 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। 13 रुपए 25 पैसे 13 रुपए 40 पैसे के आसपास का सपोर्ट है, तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करके होल्ड करें। 18 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। 18 रुपए बाद में आएगा, 18% पहले बढ़ चुका है, 15 रुपए 75 पैसे 19% ऊपर है। माय गॉड, आज तो मतलब कमाल ही होता दिख रहा है। देखिए जो स्टॉक्स भागे, सबसे बढ़िया बात है कि सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है। आप देखिए शांति गियर्स, सुबह जैन साहब ने रिकमेंड किया था, जेम्स 20% का ऊपर का सर्किट। टीजीवी सार्क के जो स्टॉक है मालामाल वीकली में था टीजीवी, वो 20% के सर्किट पर। धन लक्ष्मी बैंक ये भी सर्किट लग चुका है, तीसरा 20%। गैब्रियल जो सुमित जी ने रिकमेंड किया था 125 रुपए, गैब्रियल अब हो चुका है, यहाँ पर भी आपके लिए ऊपर के लेवल आते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए जीआईसी हाउसिंग आपका कल वाला ये 12-13% ऊपर है। तो एक के बाद एक दमदार स्टॉक, हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी जीएसएफसी, वो स्टॉक देखिए 7% ऊपर है। तो जबरदस्त धमाकेदार प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, ये बेहतरीन पिक के लिए आपका धन्यवाद। दीप 3-20 की स्ट्रेटेजी कर ली जाए अब। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बताते हैं और जान लेते हैं कि आज की फाइनल स्ट्रेटेजी क्या है। सर ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक हैं। डाउ फ्यूचर्स मामूली सी गिरावट दिखा रहे हैं 50 पॉइंट्स की। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव हैं इस समय। यूरोप में मिला जुला कारोबार है। तो वैसे ही क्यूज हैं सर जैसे 1 घंटे पहले हम डिस्कस कर रहे थे। बताइए क्या करना चाहिए। मतलब हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। ओके चलिए ठीक है। तो अब सवाल ये है दीप कि हम 23,425 बैंक निफ्टी पर पहले टारगेट पे आ गए हैं। 23,500 23,525 दूसरा टारगेट है। मजबूत तो ही है, तो अपनी तेजी की पोजीशन को बरकरार रखें और अब फ्रेश तो मत खरीदिए। अभी कल सुबह देखेंगे फ्रेश खरीदने के लिए, क्योंकि जहां बंद हो रहे हैं निफ्टी 23,500 525 मेरा जो लेवल है ऊपर का, वहां पर उसके वहीं पर जाकर उसके नज़दीक बंद हो रहे हैं। तो फ्रेश खरीदारी हम कल करेंगे बैंक निफ्टी में। निफ्टी चाहें तो फिर भी आप खरीद कर जा सकते हैं। 11,600 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 11,700 के 2 बेच दीजिए। एक 600 का लीजिए, 700 के 2 बेच दीजिए। ये आप निफ्टी में कर सकते हैं, या 11,550 का लेकर 11,700 के भी 2 बेच सकते हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन लेकर 2 बेच दीजिए। और बैंक निफ्टी में अभी फ्रेश खरीदारी मत कीजिए, कल देखेंगे। निफ्टी में चाहें तो आप अब भी खरीदारी करके जा सकते हैं। जी दीप, ये स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और अगर पुरानी तेजी की पोजीशन है होल्ड करें, कैरी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ओके ये है आपके लिए सलाह। इस समय निफ्टी में एक स्प्रेड के जरिए आप पोजीशन बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसको कैरी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई नया ट्रेड बनाने की सलाह नहीं है। पर आइए जान लेते हैं बैन से बेनिफिट। आखिरी दिन है कल इस सीरीज का, तो उससे पहले कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर F&O बैन में बदलाव हो सकते हैं। बिल्कुल के बाद आशीष हमारे साथ तैयार हैं। बताइए आशीष, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं इस बार। दीपांशु 10 स्टॉक बैन में है। 10 में से केवल एक स्टॉक है नालको नेशनल एल्यूमिनियम, जहां पर अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 78% पर आ गई है। 80% से कम होती है तो स्टॉक बैन से बाहर आता है। तो निश्चित है कि नालको जो है बैन से बाहर आते हुए दिखेगा। और केवल 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 95% से ऊपर है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 124%, इंडसइंड बैंक यहाँ पर 99% है। यानी इन 2 स्टॉक्स के आने की संभावना है। एक स्टॉक बाहर निकलेगा, 2 स्टॉक अंदर आएंगे। ओके तो एक स्टॉक बाहर निकल सकता है और 2 स्टॉक अंदर आएंगे। ये है आपके लिए सलाह इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। और कल के बाद देखेंगे कि फिर नई सीरीज शुरू होगी तो ये सारे स्टॉक चले जाएंगे, पर कल के ट्रेड के लिए ये है पॉसिबल मूवमेंट। ये है आपके लिए व्यू। NCL इंडिया, एक बार इसकी चार्ट पुल अप कीजिए। इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर पहले आ रहे थे और यहाँ पर हमने मूवमेंट भी आते हुए देखा है। आज नतीजे ठीक ठाक कर रहे हैं और स्टॉक में भी एक तेजी बनी थी। सिद्धार्थ जी ने आज अपनी लॉन्ग टर्म पिक में इसे रेकमेंड भी किया था। कुणाल जी, कोई व्यू इस चार्ट पर। NCL इंडिया आज सुबह भी हम देख रहे थे, मूवमेंट आया था सिद्धार्थ जी के रेकमेंडेशन के बाद। अभी नतीजों के दम पर भी हम एक्शन यहाँ पर देख रहे हैं। मुनाफा इनका बढ़कर 32 करोड़ आया है, 29 करोड़ से बढ़कर, और अब स्पाइक भी आ रहा है नतीजों के दम पर। आपका व्यू चार्ट पर सर।
देखिए क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है दीपांशु। इस स्टॉक में अगर आज मान लीजिए 100 रुपए के ऊपर बंदी आती है तो इसमें फिर सीधा 110 115 की बात करेंगे तो यहां से 10-15% की अपसाइड की गुंजाइश स्टॉक पर दिखाई देती है। बहुत ही अच्छा बेस बना है और 100 रुपए के ऊपर जो ब्रेकआउट है ये मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। तो 100 के ऊपर अगर आज ब्रेकआउट आता है तो 110 के टारगेट से मेरी खरीदारी की राय रहेगी। ओके 110 के टारगेट यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। आज सुबह सिद्धार्थ जी भी इसको रेकमेंड कर गए थे एसपीएल मिड कैप में। उनका लॉन्ग टर्म टारगेट इस पर 136 रुपए का था। नतीजे मुनाफा बढ़ा है पर आय में हमने गिरावट आती हुई देखी है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं इससे पहले कि मार्केट्स क्लोजिंग की तरफ चले। बैंक्स का आज भरपूर एक्शन रहा है। रिलायंस में मूवमेंट आया है। अब IT स्टॉक्स में भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। इन्फोसिस पर हम थोड़ी खरीदारी इस समय देख रहे हैं। किरण जी, थोड़ा पार्टिसिपेशन इन्फोसिस, HCL टेक, इनमें भी हम खरीदारी देख रहे हैं। ये एक्सपायरी रिलेटेड लग रहा है या फिर थोड़ा मूवमेंट है IT स्टॉक्स पर? आपका व्यू सर, इन्फोसिस ऊपर जा सकता है ये चार्ट? बिल्कुल इन्फोसिस ऊपर जा सकता है और 970-75 के टारगेट्स कल परसों तक देखने को मिल जाने चाहिए। एक IT सेक्टर ही था जो कि पिछले 8-10 दिनों से के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा था, थोड़ा सा करेक्टिव रैली देखने को मिले। आज पहली बार ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि कल से आपको अगले एक हफ्ते तक IT स्टॉक्स हरकत में देखने को मिल जाने चाहिए जो कि इतने दिनों से लगाड़ थे। तो मेरा 2-3 काउंटर्स है इसमें। एक तो इन्फी है, दूसरा माइंट्री है और तीसरा HCL टेक और TCS। ये 4 स्टॉक्स है जो जिनमें अभी हरकत देखने को मिल रही है। ओके, तो नजर रखिए इन सभी स्टॉक्स पर। हम मूवमेंट देख रहे हैं और IT स्टॉक्स डेज हाई पर आते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा रोटेशन अब IT की तरफ भी आपको आते हुए दिख रहा है। पार्टिसिपेशन यहाँ से भी बढ़ रहा है। देखते हैं इसका मार्केट पर क्या एक्शन रहेगा। और भी 1-2 स्टॉक्स जहां पर मूवमेंट है। जय, ये सीरीज काफी अच्छी रही है NMDC के लिए। आज भी सुबह पॉजिटिव स्टार्ट हुई थी, फिर थोड़ा गिरावट हुई स्टॉक में। अब फिर से मूवमेंट दिखा रहा है क्लोजिंग की तरफ। कोई ट्रेड बाकी है जहां तक NMDC का सवाल है? आई थिंक ये स्टॉक ओवरऑल तो काफी पॉजिटिव है। 200 डेमा के ऊपर अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है जो 91.5 के आसपास है। बट इसमें मैं कहूँगा कि और तेजी हमें केवल ये सीरीज में एटलीस्ट अगर आप पूछ रहे हो कि ये मंथ में पूछ रहे हो, मैं कहूँगा 100 रुपए के ऊपर जाता तो ये देखने मिलेगा। 100 रुपए के आसपास इसका एक अच्छा खासा हर्डल है। अगर वो नहीं निकलता तो 90 से 100, 91 से 100 के बीच में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है और फिर रिवर्सल दिखाएगा। तो एज ऑफ नाउ तो मैं कहूँगा अवॉइड करे, केवल 100 के ऊपर बाय करे या तो बाय ऑन डिप्स अराउंड 91। ओके, नजर रखिए जहां तक सवाल है। थोड़ा मूवमेंट आपको एंड में फिर से आते हुए दिख रहा है जहां तक NMDC का सवाल है। L&T फाइनेंस, इसके लिए भी आज एक अच्छा दिन रहा और कल शायद सुमित जी ने इस पर एक कॉल भी दिया था मॉर्निंग शो में। वहां से अगर आप देखें तो उनके टारगेट्स के करीब भी आए हैं और अब और भी ऊपर जाते हुए दिख रहा है। वागले साहब, L&T फाइनेंस पर कोई व्यू सर? जिस तरह से तेजी आई है बाकी NBFCs में भी हम देख रहे हैं, आपने भी आज कॉल दिया था इस पर। पोजिशन कैरी फॉरवर्ड करें? जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है कुछ स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं दीपांशु, कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। मेरे 77-78 तक के टारगेट मुझे मुझे लग रहा है कि कल के दिन में आना चाहिए। आपका अभी का लेटेस्ट स्टॉप लॉस 70 के नीचे का होना चाहिए। ओके, नज़र रखिए इस स्टॉक पर। आप बढ़िया मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स में भी इस सीरीज में आपने काफ़ी शानदार तेज़ी देखी है। चलिए एक क्लोजिंग लेवल्स देख लेते हैं आज के ट्रेड के। 39,000 के ऊपर आपको सेंसेक्स भी आज दिख रहा है। 250 अंक की तेजी वहां पर रही है। 11,550 के ऊपर आपको निफ्टी दिख रहा है। 27 फरवरी के बाद आप हाईएस्ट लेवल्स पर हैं इस समय। बैंक निफ्टी भी 23,200 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पार करके अब 23,450 के करीब क्लोजिंग दे रहा है आपको। तो शानदार मूव यहां पर भी आया है। एक अहम रेजिस्टेंस क्रॉस करते हुए मार्केट्स दिखे हैं। काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है बैंक्स की तरफ से। एक बार फिर से लीडरशिप बैंक्स में ही रही, पर ऑटो स्टॉक्स आज काफी तेजी में थे कल की जीएसटी काउंसिल मीटिंग से पहले। और टाटा मोटर्स में आपने अच्छी खरीदारी देखी है, 9% का उछाल यहाँ पर हीरो मोटो, बजाज ऑटो यहाँ पर अच्छी खरीदारी थी। आयशर मोटर्स भी पॉजिटिव रहा। इंडसइंड बैंक हमारे सभी एक्सपर्ट्स का फेवरेट रहा है, 6% की तेजी यहाँ पर दिखी है। एक्सिस बैंक में अच्छी खरीदारी हुई है। बजाज फाइनेंस काफी पॉजिटिव एक्शन दिखा के गया है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आपने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी है। तो अच्छा रोटेशन आपने बनते हुए देखा है।
भारतीय एयरटेल मुनाफा वसूली अभी भी चल रही है, 3% की गिरावट। अल्ट्राटेक, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स और मारुति यहाँ पर आज आपने ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होते हुए देखा है। दूसरी तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो फ्यूचर्स की बात करें तो काफ़ी और स्टॉक्स का जो पार्टिसिपेशन रहा है। आरबीएल बैंक एक और फेवरेट, 13 मार्च के बाद हाईएस्ट लेवल पर यह स्टॉक आया है। तो जितनी भी कोरोना की गिरावट थी उन लॉसेस को रिकवर करते हुए आपने इस चार्ट को देखा है। एल&टी फाइनेंस अच्छी तेजी यहाँ पर, इंडिया बुल्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर अच्छी खरीदारी, M&M फाइनेंस यहाँ पर भी अच्छा मूव आया है। तो बैंक्स और NBFCs एक फ्लेवर रहे हैं मार्केट का पिछले कुछ दिनों से और आज आपने बड़े ब्रेकआउट्स आते हुए देखे हैं। अच्छा पार्टिसिपेशन इस स्पेस का। अशोक लेलैंड, सेंचुरी टेक्सटाइल्स यहाँ पर अच्छी खरीदारी, DLF, नैल्को, NMDC यहाँ पर अच्छा मूवमेंट, चोला इन्वेस्टमेंट एक और स्टॉक जहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए, बायोकॉन और ग्लेनमार्क यहाँ पर भी बढ़िया मूव्स आती हुई दिखी हैं। दूसरी तरफ अदानी एंटरप्राइजेस कल का बिग विनर, आज थोड़ी मुनाफा वसूली, 6% की गिरावट। महानगर गैस यहाँ पर वीकनेस, इंद्रप्रस्थ गैस इसके नतीजों का इंतजार है इस समय। हैवेल्स, टोरेंट फार्मा, पेट्रोनेट यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली और डिवीज लैब, जुबलेंट फूड, वोल्टास यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट आई है। इन्फो एच भी 1% नीचे ही क्लोज होते हुए दिखा है। तो अनिल जी, बढ़िया मूवमेंट रहा है, बैंक निफ्टी की लीडरशिप बरकरार दिख रही है सर, लगातार चौथे पांचवें दिन निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आया और अब थोड़ा पार्टिसिपेशन और बढ़ रहा है निफ्टी में। बैंक्स के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, IT स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है आज सर। बिल्कुल दीप, और कल के 2000 का हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट हासिल हुआ 23,425 का, और जो कॉल्स दिए थे जिसका टारगेट 200 250 मेरे ख्याल से वो टारगेट दोनों ही हासिल हो गए। 250 के भी शायद पार निकला है। एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ी देर में हाई बता दूंगा कि आज का 23,300 का कॉल ऑप्शन कहाँ तक पहुंचा है, लेकिन 200 और 250 दोनों ही टारगेट मेरे ख्याल से हासिल होते हुए दिखे। तो ये अच्छा एक सेशन रहा है। फाइनल यहाँ प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने आती हुई 11,551 पर 78 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ है। सेंसेक्स 243 अंक ऊपर बंद हुआ है 39,087 पर, और निफ्टी बैंक बंद हुआ है 341 पॉइंट ऊपर 23,433 पर। तो ये है आपके लिए बेहतरीन क्लोजिंग आती हुई डे हाइस के आसपास बाजार बंद होते हुए इस वक्त आपके लिए। आइए थोड़ी देर में फाइनल क्लोजिंग आएगी और हम आपको बताएंगे कि कहाँ से एक्शन मजबूती का रहा है। उससे पहले शाम की 6 बजे की एक बात आपको बता दें कि कौन सा शो आज आपके लिए खास है, और शाम को कोरोना पर ही एक शो है। क्या एक बार ठीक होने के बाद कोरोना दोबारा हो सकता है? पहले तो ये लगता था कि एक बार कोरोना हो गया, एंटीबॉडी बन गई तो वापस होगा नहीं, लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पहले हांगकांग में एक केस आया, फिर तेलंगाना और अहमदाबाद में 4 केस ऐसे आए हैं जहाँ इलाज से ठीक होने के बाद फिर से कोरोना हुआ है लोगों को। तो अभी तक माना यही जा रहा था कि एक बार हो गया मतलब ठीक है, आपका शरीर इम्यून हो गया, लेकिन अब ये थ्योरी पे थोड़े सवाल उठ रहे हैं। इस खबर ने दुनिया भर में बन रही वैक्सीन पर भी थोड़े क्वेश्चन मार्क उठाए। तो अब सवाल इसके अलावा ये भी है कि वैक्सीन कब बनेगी, कितनी प्रभावशाली होगी, क्या एंटीबॉडी जो बनती है वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है, फिर से रिस्क रहती है, एंटीबॉडी बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, री इन्फेक्शन के नए खतरे, ये सब क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, और साथ ही डॉक्टर रोमेल टिक्कू, एसोसिएट डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन मैक्स हेल्थ केयर के, जो इस पूरे विषय को आपको आसान भाषा में समझाएंगे। शाम 6 बजे कोरोना का रिपीट अटैक, ये है आपके लिए आज शाम का खास शो, कोरोना का रिपीट अटैक। रात को 8:30 बजे यानी कि 8:26 पर आपको मिलेगा मनी गुरु शो। और जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश की बात होती है तो अक्सर निवेश के 2 सबसे ज़्यादा तरीके ज़्यादा सुनाई देते हैं आपको। एक तो कहते हैं कि SIP करो, दूसरा कहते हैं STP यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, हमें कब SIP करनी चाहिए, कब STP करनी चाहिए, और ये दोनों ही तरीके किस तरह से हमारा मुनाफा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो आज हम मनी गुरु में लेकर आए हैं हम SIP और STP से जुड़े हुए आपके सारे सवालों के जवाब। आपके हर एक कन्फ्यूजन को दूर करेंगे रात 8:26 पर। देखना मत भूलिएगा। SIP STP फ़र्क और फ़ायदे, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों के फ़ायदे क्या है, ये है आपके लिए ये बड़ा मनी गुरु का एक शो शाम को 6 बजे देखिएगा। आइए फाइनल क्लोजिंग, फाइनल आ गई है मेरे ख्याल से, नहीं अभी आई नहीं, आना बाकी, 1 आध मिनट का और टाइम देते हैं, ये है आपके लिए। हाँ, तो ये इस वक्त का पूरा एक्शन आपके लिए। तो क्या कहेंगे बंसल जी, ये तो कोरोना के में कुछ केसेस में तो एक बार ठीक होने के बाद वापस लोगों को हो रहा है, बड़ी रिस्क है क्या?
अनिल जी बिल्कुल रिस्क है और आपने राइटली मेंशन करा। वैक्सीन पे अनिल जी सवाल उठते हैं कि अगर वायरस म्यूटेट हो रहा है और एंटीबायोटिक्स बाद में काम नहीं कर रही हैं तो उस पर वैक्सीन पर अनिल जी प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। तो काफी दहशत होती है कि कब मिलेगा इस कोरोना से छुटकारा अगर ये सब चीजें हो रही हैं। तो अनिल जी तो ये सब चीजें तो आज शाम को 6 बजे वाले शो में ही पता चलेंगी, तो मैं तो देखूंगा। तो व्यूअर्स से भी गुजारिश है कि आप भी इसको मिस ना करें, इसको जरूर देखें। बिल्कुल ज़रूर देखेंगे ये स्पेशल रिपोर्ट को, जिस तरह से री इन्फेक्शन का डर अब बढ़ते हुए जा रहा है और कुछ और केसेस सामने आए हैं। पर एक बार ज़रूर देखना ज़रूरी है, जो आपको बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी दी गई थी अभी थोड़ी देर पहले ही अनिल जी की तरफ से सुपर हिट रही और आपने टारगेट्स भी आते हुए दिखे हैं। अगर आपने फ्यूचर्स पे खरीदा तो वहाँ पर, या फिर अगर आपने कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदा, एक बार देख लेते हैं क्या स्ट्रैटेजी दी गई थी। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय है आपके लिए। यहाँ पर खरीदें, आए तो 23,200 पर और ऐड करना है, मतलब 125-150 पॉइंट नीचे आए तो और ऐड करना है। स्टॉप लॉस होगा आपका 23,075 का। 23,425, 23,500, 23,525 ये ऊपर के लेवल है जिसके लिए खरीदारी करनी है। 23,300 का कॉल ऑप्शन 160 रुपए के आसपास लीजिए इसको। 130 का स्टॉप लॉस रखिए। 200, 250 दो टारगेट मिनिमम रखिए। ये आपके लिए 23,300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। निफ्टी 23,425 ये जो पहला लेवल था वो टारगेट हासिल हुआ। अब 23,500, 23,525 के 2 और टारगेट हैं। तो बैंक निफ्टी पर कल के 2000 में जो आपको लेवल दिए थे वो हासिल हो गए, पहली चीज़। और जिन लोगों ने ऑप्शन खरीदा है 23,300 का, 200 और 250 दो टारगेट दिए थे। 200 के टारगेट तो काफ़ी ऊपर निकल गया, ऑलरेडी 225-30 तक तो पहुंच चुका है ये कॉल ऑप्शन। 250 का टारगेट भी आने की तैयारी में है। तो एंजॉय कीजिए लाइफ। अनिल जी, एक और सुपरहिट स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी पर, अब कल की एक्सपायरी के लिए और तेजी देख रहे हैं? दीप 3:30 बजे जब ऐसा मार्केट बंद हो, इतना बढ़िया बंद हो, तो कौन मंदी की बात करेगा, और करनी भी क्यों चाहिए भाई। सिंपल चीज़ है। 50 पॉइंट ही डाउ फ्यूचर्स नीचे, 50 भी नहीं बचा, अब तो 43 पॉइंट, हमें भी 50 पॉइंट के आसपास बढ़िया क्लोजिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग अभी भी बाकी है। तो कल 11,500 के ऊपर जो निफ्टी बंद हुआ ना, ये कमाल है भाई। मतलब 1,15,00,000 शेयर शॉर्ट हैं, आप सोच लो। उससे ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कैसे नीचे आएगा। 11,400 एक तरह से रॉक बॉटम हो गया आपके लिए। 11,400, 11,450 कल के लिए यही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। और बैंक निफ्टी जो है वो 23,075 से 23,200 ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। तो 23,500 अगर कल देखते हैं बैंक निफ्टी 23,500, 23,525 के ऊपर खुलता है। अब आज मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई और करनी पड़ेगी, क्योंकि लेवल है ना मेरे पास 23,500, 23,425 और 23,525 के ऊपर के लेवल थे नहीं। निफ्टी में तो 11,625, 11,675 के आ रहे हैं। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कुछ होता है। ओके, तो ये आपके लिए लेवल्स रहेंगे। और एक और चीज़ है जो आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, इस वीकेंड पर जो हमारा मस्ती की पाठशाला है उसकी भी आप तैयारी करिएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने सोचा है। मैं सोच रहा हूँ इसको, कल गुरुवार है ना, कल मैं आपको शेयर करूँगा। अभी शेयर करूँगा तो क्या आपका थोड़ा ध्यान है ना डाइवर्ट हो जाएगा। तो कल मैं आपके साथ में कुछ शेयर करूँगा। कल मैं आपके साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर अनिल जी, मैं कल होऊंगा नहीं तो आप नया और बेहतरीन शो। जी हाँ कुणाल जी। अनिल जी, मैं कल ऑन एयर नहीं होऊंगा आपके साथ, तो मुझे अलग से आज ही बता दीजिए। अरे ऑन एयर नहीं ले, आप ऑफ एयर में ग्रुप में डालकर सबको बता दोगे तो नहीं अनिल जी, बिल्कुल अलग से। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कुणाल जी प्यार से पूछेंगे, आप मना तो कर नहीं पाएंगे। कुणाल जी, ऐसा हो सकता है कि आप आशु जी को कुछ पूछे और आशु जी मना करें, ऐसी संभावना है, या मैं बता दूं इनको टॉपिक अलग से? अनिल जी देखिए, नहीं अनिल जी देखिए, हो सकता है कि साफ साफ ना बताएं, लेकिन इशारा तो जरूर कर ही देंगे आशु जी। इतना तो यकीन है अनिल जी मुझे आशु जी पर। हाँ, और बाकी तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। अनिल जी अगर आप चलिए कुणाल जी की चैट देखेंगे। जी सर। अनिल जी अगर मेरी और कुणाल जी की आप चैट देखेंगे कभी फुर्सत में,
तो वो कभी कुछ पूछते नहीं है, सब कुछ मैं ही पूछता हूँ, वो जवाब देते रहते हैं। सो इट इज ए वन वे ट्रैफिक। जो हमारा ये होता है वो इनकमिंग इधर से, आउटगोइंग वहां से आती है, तो मैं ही पूछता रहता हूँ, वो कभी कुछ नहीं पूछते हैं। ये बिल्कुल। अच्छा, ये तो ठीक है। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर में भी एक्शन बड़ा भारी भरकम हो रहा है। बंसल जी, गोल्ड सिल्वर खरीदने का वक्त कब आ रहा है? कुछ इस पर रिसर्च की नहीं है? शाम को आप पिक ऑफ द डे तो देके चले जाते हो, फिर शाम को करते क्या हो आप बाद में नेक्स्ट पूरे दिन के लिए? मतलब उसके बाद क्या काम है आपका सुबह तक के लिए? कोई गोल्ड सिल्वर के चार्ट देखे आपने? अनिल जी चार्ट देखिए अनिल जी, गोल्ड सिल्वर में काफी भयंकर वाली वोलेटिलिटी चल रही है, तो इसलिए उसको ना भी हाथ लगाने का हिम्मत नहीं होती है। बड़ी शार्प मूव्स हैं, अब सपोर्ट के आसपास चल रहा है। और दूसरा अनिल जी, जब भी मैं कुछ सोचता हूँ, उस पर विचार विमर्श करता हूँ, किसी डिसीजन पे पहुंचता हूँ, उससे पहले दीपांशु कोई स्पेशल शो ले आते हैं अनिल जी उसके ऊपर, तो मेरी तो अनिल जी सारी सोच बेकार हो जाती है। तो आजकल सोने चांदी पे थोड़ा सा कम सोच रहा हूँ। ये है ना, आपने काम नहीं किया, ऐसे ही बोल रहे हो खाली कि बहुत वोलेटाइल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि काम नहीं किया। नहीं तो है ना, अगर आपने देखा होता तो पता चल जाता। आप बोल देते हैं हाँ भाई 50,000 के नीचे आएगा, 48,000 49,000 आएगा तो मुझे लेना है, या चांदी 60,000 आएगी तो लेना है। कोई बात नहीं बंसल जी, आज तैयारी करके आइएगा, कल मैं आपसे फिर पूछूंगा कि गोल्ड सिल्वर में क्या कुछ लग रहा है। अच्छा, कल तो सुमित जी भी होंगे, सुमित जी भी बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं गोल्ड सिल्वर में, तो कल गोल्ड सिल्वर पे भी अच्छी चर्चा करेंगे। देखिए, पैसा बनाने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहिए। इक्विटी मार्केट गर्म है और सामने गोल्ड सिल्वर में थोड़ी नरमी है। अगर वहाँ फिर से री एंट्री का मौका बनेगा तो बताएंगे ज़रूर।